ये एक ऐसे लड़के की कहानी है जो कि बहुत ही ज्यादा कमजोर था। उसकी मदर कोमा में है और उसकी जो यंग सिस्टर है वो स्कूल में पढ़ती है। उसे ही सब कुछ खर्चा चलाना पड़ता है। हमें ये भी जानने को मिलता है कि इस दुनिया में मॉन्स्टर्स का अटैक हो चुका है। उसके लिए हंटर ग्रुप क्रिएट किए हैं। हंटर अलग अलग रैंक के हैं, लेकिन उन्हें फिर भी मॉन्स्टर से फाइट करनी पड़ती है। इसलिए वो खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए महंगे महंगे गियर खरीदते हैं, भले ही वो पैसे कैसे भी जमा करे। जिन्वू उनमें से एक है जिनके पास पैसे बिल्कुल भी नहीं है और वो कमजोर है। बस वो दिल का अच्छा है, लेकिन दिल का अच्छा होने से कुछ नहीं होता। तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें जानने को मिलता है कि ये दुनिया हमेशा से ऐसी नहीं थी। असल में 10 साल पहले एक मैजिकल गेट ओपन हुआ जिसके अंदर से कई सारे मॉन्स्टर्स बाहर आए। उसके ओपन होते ही यहाँ ह्यूमंस को पावर मिलनी शुरू हो गई थी और इसी पावर की बेसिस पर हंटर्स को रैंक दी जाती है। जिनके पास अच्छी पावर है उन्हें एस रैंक मिलती है, ए रैंक मिलती है, बी रैंक मिलती है, मगर जो कमजोर हैं वो ई रैंक पर जाते हैं। जिन्वू भी उनमें से एक है। इन सभी हंटर्स को मॉन्स्टर को मारने के साथ साथ कुछ डेंजन्स भी मिलते हैं। जिन्वू भी एक डेंजन में गया था, वहाँ पर उसे बहुत चोट लगी और आज वो वापस से अपनी टीम के पास जा रहा था। वो अपनी टीम के पास आता है तो यहाँ पर सभी उसका वेलकम करते हैं। कुछ दूसरे टीम के लोग जो कि अभी अभी ज्वाइन किए हैं वो शॉक थे कि आखिर ये लड़का कौन है। इसकी एज भी ज्यादा नहीं है और दिखने में भी कमजोर लग रहा है, फिर भी सब इससे इतने अच्छे से बात कर रहे हैं। पर तभी वो दूसरा लड़का उसे बताता है कि असल में ये जिन्वू है, ये बहुत ज्यादा कमजोर है। ये इतना ज्यादा कमजोर है कि अभी पिछले टाइम जब सबसे कमजोर मतलब अभी तक का देखा गया सबसे वीक डेंजन जो था उसमें भी इसे चोट लगी है। ये सुनकर वो शॉक हो जाता है। हम देखते हैं यहाँ पर जिन्वू की फ्रेंड जूही जो कि उसी की टीम में है, वो आती है और जिन्वू से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। जिन्वू कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। वैसे असल में उसे चोट लगने का एक कारण ये भी था कि जब वो वहाँ डेंजन के अंदर गए थे तो उनकी टीम में कोई हीलर नहीं था। हीलर के ना होने से उनकी टीम अधूरी हो गई थी। इस पर जूही कहती है ये तो गलत बात है, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था। पर जिन्वू कहता है कि इनमें से गलती उसी की है क्योंकि वो कमजोर है। वैसे अब एक और डेंजन ओपन होने वाला था। जिन्वू भी वहाँ जाने के लिए पूरी तरह से तैयार था। वो उनका जो लीडर है वो बताता है कि डेंजन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हमें वहाँ पर संभल के रहना होगा। पिछली बार हमारे कई मेंबर्स को चोट आई थी। अब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं। जिन्वू के पास एक वेपन है जो कि ई रैंक का वेपन कहा जाता है क्योंकि उससे कम रैंक नहीं होती। ये उसे बहुत सस्ते में मिल गया था। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं, इस वजह से उसने ये खरीदा। ये ज्यादा किसी काम का नहीं है। अब हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ डेंजन के अंदर पहुँच चुके थे। वैसे स्टोरी थोड़ी स्लो चलेगी लेकिन हम उसे थोड़ा फास्ट चलाएंगे। तो यहाँ पर जिन्वू की फाइट एक गॉब्लिन से होती है। जिन्वू उसे हरा देता है। इसमें उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। इसके बाद उसे उस गॉब्लिन का क्रिस्टल मिल चुका था क्योंकि हर गॉब्लिन की बॉडी पर एक क्रिस्टल होता है। जिन्वू उसे रख लेता है, लेकिन इतने में ही उसकी तरफ एक दूसरा गॉब्लिन ने हमला कर दिया था। जिन्वू इतना तो जानता है कि उनके अटैक से कैसे बचना है। वो अटैक से बचते हुए अपने उसी ई रैंक वेपन से उस पर हमला करता है। वो वेपन लकड़ी का था, इस वजह से वो टूट गया था। साथ ही यहाँ पर वो गॉब्लिन जिन्वू पर हमला कर देता है। जिन्वू को चोट लग जाती है, लेकिन इतने में ही उसकी टीम का एक मेंबर वहाँ पर आकर उस गॉब्लिन को खत्म कर देता है। जूही भी वहाँ पर आ गई थी। हमें पता चलता है कि असल में वो एक हीलर है। वो जिन्वू को हील कर रही थी। तभी बाकी जो टीम मेंबर्स थे उन्होंने डेंजन के बॉस को हरा दिया था। इसका मतलब उन्होंने सक्सेसफुली इस डेंजन को क्लियर कर लिया है। ये ज्यादा डिफिकल्ट डेंजन नहीं था। इस वजह से अभी जूही जिन्वू से कह रही थी कि इतने वीक डेंजन में भी तुम्हें चोट लग गई, आखिर तुम हंटर बनना ही क्यों चाहते हो। जिन्वू कहता है कि उसकी मजबूरी है और वैसे भी उसके पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तभी हम देखते हैं कि जिन्वू के एक टीम मेंबर्स को वहाँ पर एक और गेट दिखता है। असल में यहाँ पर कई सारे डबल डेंजन भी मिल जाते हैं। ऐसा मिलना थोड़ा रेयर है पर उन्हें वो मिल चुका था। यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में होना कहा गया है कि अगर उन्हें डबल डेंजन मिलते हैं तो उसे एक डेंजन को क्लियर करने के बाद उस दूसरे डेंजन में नहीं जाना है। उसे इस चीज की रिपोर्ट हंटर एसोसिएशन में करनी है, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहते थे क्योंकि अगर उन्हें ऐसा किया तो ये डेंजन उनके हाथ से चला जाएगा। अक्सर ऐसा होता है कि जब डबल डेंजन मिलते हैं तो वो जो दूसरा डेंजन है वो किसी और पार्टी को दे दिया जाता है और यहाँ पर वो लोग देखते हैं कि ये जो दूसरा डेंजन है वो रैंक डी का है। इसका मतलब अगर वो चाहे तो उसे आराम से क्लियर कर सकते हैं और इससे उस डेंजन के रिवॉर्ड भी उन्हें मिल जाएंगे। वैसे इसके लिए वेटिंग की जाती है। उनके टीम में टोटल 13 मेंबर्स हैं जिसमें 6 ने हाँ की थी और 6 ने ना। अब आखिरी डिसीजन जिन्वू का था। यहाँ पर जूही जिन्वू से कहती है कि तुम बताओ तुम क्या करना चाहते हो। जूही ने तो मना किया था मगर जिन्वू थोड़ा सोचने के बाद हाँ कर देता है। असल में उसे भी पैसों की जरूरत है और डेंजन क्लियर करने से उन्हें अच्छे खासे रिवॉर्ड मिल जाएंगे। जिन्वू वीक है लेकिन उसे भी एक हिस्सा
हिस्सा मिल जाता है, जिससे कि वो अपनी यंग सिस्टर के स्कूल का खर्चा, खाने का खर्चा चला लेता है। अब अगले सीन में वो लोग वहाँ अंदर की तरफ बढ़ते हैं। कुछ देर आने के बाद उन्हें एक बड़ा सा गेट दिखता है। वो सभी बहुत लालची हो रहे थे, इस वजह से वो गेट के अंदर जाना चाहते हैं। रास्ते में जूही जिनफू को चिल्ला रही थी। वो कह रही थी कि तुम मरना क्यों चाहते हो? अभी अभी एक डेंजर में जो कि इतना कम लेवल का था, उसमें तुम्हें चोट लग गई है, तो ये डी लेवल का है, यहाँ पर तुम्हें बहुत ज्यादा देख कर रहना होगा। जिनवू इस पर हाँ करता है। वैसे अब वो उस गेट के अंदर आ चुके थे। अचानक से उस अंधेरे कमरे में बहुत सारी टॉर्च जलना शुरू हो जाती है। वो लोग देखते हैं कि ये जगह बहुत बड़ी है, साथ ही साथ यहाँ पर कई सारे स्टैचू रखे हुए थे। वो जब आगे बढ़ जाते हैं तो उन्हें एक और स्टैचू दिखता है। ये बहुत बड़ा स्टैचू था। वो स्टैचू अपनी आंख मूव कर रहा था और ये देखकर सच में जिनवू बहुत डर गया था और वो सोचने लगता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। असल में जिनवू पर कई बार हमले हुए हैं, तब वो हर सिचुएशन को बिल्कुल डिटेल में मेजर करता है। यहाँ पर जिनवू सोच रहा था कि क्या चल रहा है। इतने में ही उसके दिमाग में कुछ समझ में आता है। वो तुरंत ही सब कुछ लाकर कहता है कि नीचे झुक जाओ। अब जितनों ने बात मान ली थी वो बच गए थे, वरना उस बड़े से स्टैचू की आंखों में से जो लेजर बीम निकल रही थी, उस लेजर बीम ने उन सभी को खत्म कर दिया था जिन्होंने जिनवू की बात नहीं सुनी थी। यहाँ पर जिनवू ने जूही को नीचे कर लिया था, इस वजह से वो भी बच गई थी। यहाँ पर टीम लीडर जोंग जिनवू की तारीफ करते हुए कहता है कि उसने सही टाइम पर बताया और उन लोगों की जान बचा ली। वो जिनवू से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि ये हमला करने वाला है, लेकिन इस पर जिनवू कहता है कि उसे ये बात नहीं पता थी, उसे बस कुछ डेंजर महसूस हुआ, इस वजह से उसने आवाज लगाई। यहाँ पर सॉन्ग कहता है कि वो पहले भी और दूसरी टीमों के साथ डेंजर में जा चुके हैं और सबसे बड़ा डेंजर रैंक बी का पार किया था, लेकिन उसके हिसाब से ये डेंजर रैंक ए से भी ऊपर है। इसका मतलब ये एस रैंक डेंजर है। ऐसे डेंजर पर आना उनका बिल्कुल सही नहीं था और यहाँ तक कि उन्होंने इसकी परमिशन भी नहीं है। उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। वैसे यहाँ पर सॉन्ग वही चीज रिपीट कर रहा था जो कि उस बोर्ड पर लिखी थी। जिनवू कहती है कि ये शायद इसी बड़े स्टैचू के लिए लिखी गई है और शायद इस डेंजन का यही गॉड है। यहाँ से सीन चेंज होता है और अगले सीन में हमें जिनवू की सिस्टर दिखाई जाती है। वो अभी स्कूल में थी और अपनी फ्रेंड के साथ बैठी हुई थी। उसकी फ्रेंड पूछती है कि क्या तुम्हारा भाई एक हंटर है? इस पर जिनवू की सिस्टर कहती है कि हाँ, वो एक हंटर तो है, पर वो बहुत ही कमजोर है। हर डेंजन से आने के बाद उसे चोट लगी मिलती है और वो किसी भी डेंजन में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। वैसे अब हम वापस से डेंजन के अंदर आते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि सॉन्ग सभी से कह रहा था कि हम इस बड़े से स्टैचू को नहीं हरा सकते, हमें बस कोई तरीका ढूंढना होगा यहाँ से निकलने का। लेकिन जब वो ये सब कह रहा था तभी उनके बीच से उनका एक मेंबर खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं ऐसे नहीं मर सकता, पहले ही मैंने मेजर गिल्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, मुझे बहुत बड़े गिल्ड में ज्वाइन होना है, मैं यहाँ मरना नहीं चाहता और वैसे भी इतना पावरफुल है कि ये स्टैचू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। असल में उसकी स्पीड बहुत तेज है। वो पूरी स्पीड से वहाँ गेट की तरफ भागता है और कहता है बड़े स्टैचू, अगर तुम मुझ पर हमला कर सकते हो करके दिखाओ। तो वो बहुत ही स्पीड के साथ भाग रहा था, लेकिन वो बड़े स्टैचू की आंख अचानक से ग्लो करती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लड़का डिसअपीयर हो जाता है। बस उसके पाँव ही बचे थे क्योंकि जो लेजर लाइट निकली थी उसने उसकी पूरी बॉडी को खत्म कर दिया था। ये देखकर बाकी सभी फिर से शॉक हो गए थे। जिनवू कहता है हम इससे बिल्कुल नहीं लड़ सकते और हम में से कोई भी इसे हरा नहीं सकता, अगर हम लड़े तो हम सभी मारे जाएंगे। जिनवू सॉन्ग से कहता है कि इसकी पहली लाइन क्या थी। वो कहते हैं कि वर्शिप ऑफ गॉड। जिनवू समझ चुका था इसका मतलब क्या है, पर वो इसे परफॉर्म करने के लिए खड़ा हो जाता है और आगे बढ़ता है। हम देखते हैं कि अचानक से वो स्टैचू फिर से तैयार हो गया था हमला करने के लिए, लेकिन वो हमला करे इससे पहले ही जिनवू अपने घुटनों पर बैठ जाता है। यह देखकर वो शॉक था कि अचानक से ही स्टैचू ने अटैक करना क्यों रोक दिया। सभी पूछते हैं कि क्या तुमने कोई चीज फिगर आउट कर ली। इस पर जिनवू कहता है कि हाँ, हमें अपना सर एक सर्टेन हाइट से नीचे रखना होगा, उसके बाद ये स्टैचू हमला नहीं करेगा और पहला टास्क का मतलब यही था, वर्शिप ऑफ गॉड, यानी गॉड के सामने सर झुकाओ। वो सभी जिनवू की बात मान लेते हैं। वो तुरंत ही अपना सर नीचे कर लेते हैं। ये देखकर अचानक से वो स्टैचू स्माइल करता है, लेकिन ये स्माइल देखकर ही वो लोग और ज्यादा डर गए थे, मगर वो समझ गए थे कि अब उन्हें ये स्टैचू कुछ नहीं करेगा। एक लड़का खड़ा हो जाता है और कहता है कि हमारी जान बच गई है और इसके बाद सभी खड़े होने लगते हैं क्योंकि सच में वो स्टैचू उन्हें कुछ नहीं कर रहा था, मगर वो ये समझ गए थे कि अब उन्हें ये स्टैचू कुछ नहीं करेगा। पर जिनवू ये बात जानता था। जिनवू सभी से कहता है कि उन स्टैचू के पास जाओ। सभी लोग जैसे ही एक एक स्टैचू के पास पहुंच जाते हैं तो अचानक से वो स्टैचू एक्टिवेट हो जाता है और उन म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को प्ले करना शुरू कर देता है और अब वो बड़ा स्टैचू
स्टैचू उन पर हमला नहीं कर रहा था। जिनवू समझ जाता है कि वो कैसे बचेंगे। अब जिनवू और जूही एक और स्टैचू के पास पहुंचते हैं, लेकिन इस स्टैचू के पास वो स्टैचू कुछ भी नहीं कर रहा था। ये देखकर जिनवू समझ गया था कि शायद दो लोग यहाँ पर खड़े हैं, इस वजह से ये ऐसा हो रहा है। जिनवू जूही को छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। जूही उसे आवाज लगाती है पर जिनवू नहीं रुक रहा था। अब अचानक से वो स्टैचू भी एक्टिवेट होकर वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट प्ले करने लगता है, लेकिन अभी वो बड़ा स्टैचू जिनवू से पीछे पड़ा था। बाकी सभी बच चुके थे। जिनवू एक दूसरे स्टैचू की तरफ भाग रहा था। अचानक से वो बड़ा स्टैचू उस पर अटैक करता है, जिस वजह से जिनवू का पैर कट जाता है। लेकिन यहाँ पर जिनवू किसी तरह से उस छोटे स्टैचू पर पहुंच गया था और वो स्टैचू भी एक्टिवेट हो जाता है, जिस वजह से जिनवू की जान बच जाती है और अब वो बड़ा स्टैचू वापस अपने थ्रोन के ऊपर जाकर बैठ गया था। इस चीज में इन सभी की जान बच गई थी, लेकिन अभी अभी जो हुआ वो उस चीज को सहन नहीं कर पा रहे थे। हम देखते हैं कि बाकी मेंबर तो अभी सॉन्ग के ऊपर इल्जाम लगा रहे थे कि उसी ने यहाँ पर आने की परमिशन सभी को दी, जबकि आधे लोग मना कर रहे थे। वैसे सॉन्ग तो यहाँ पर खुद अपना एक हाथ खो चुका था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब जिनवू का पैर कट चुका था तो यहाँ पर जूही उसे हील करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जूही इतनी बड़ी हीलर नहीं है कि जो पैर कट चुका है उसे वो फिर से रिजनरेट कर सके। और ज्यादा एनर्जी यूज करने की वजह से अचानक से उसके मुंह से भी खून निकलने लगता है और उसकी एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। यहाँ पर जिनवू सभी से कहता है, देखो लड़ने की जरूरत नहीं है, हमें बस किसी तरह से यहाँ से निकलना होगा। हमने 2 कमांड पूरी कर ली है। इसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से वो स्टैचू फिर से हिलता है और अपनी पावर से वहाँ बीच में जहाँ वो फॉर्मेशन टाइप का सर्कल बना हुआ था वहाँ पर अपनी मैजिक स्पेल का यूज करता है, जिसके बाद वहाँ पर कोई चीज बाहर को निकल आई थी। किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सभी लोग जिनवू से पूछते हैं। जिनवू कहता है कि तीसरी लाइन थी बिलीव इन गॉड। वो कहते हैं कि शायद हमें सैक्रिफाइस करना होगा। ये सुनते ही किसी को समझ नहीं आता, लेकिन उनके बीच में जो उनका एक दोस्त है वो तुरंत एक तलवार निकालते हुए सॉन्ग की गर्दन पर रख देता है। वो कहता है कि अगर यहाँ पर कोई सैक्रिफाइस करेगा तो वो ये है, सॉन्ग उसे ही सैक्रिफाइस करना होगा, इससे हमारी जान बच जाएगी। सॉन्ग एक लीडर है, इसलिए वो तुरंत ही यहाँ पर हाँ कर देता है, क्योंकि वो जानता था कि गलती उसी की है। वो अगर चाहता तो अपनी टीम को रोक सकता था। अब वो वहाँ आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो फॉर्मेशन सर्कल के बीच में आता है तो अचानक से वहाँ पर जग ऑरेंज फ्लेम आ जाती है। ये देखकर सॉन्ग जिनवू से पूछता है कि अब मुझे क्या करना है। जिनवू थोड़ा शॉक था, लेकिन फिर वो माफी मांगता है। कहता है कि शायद हमें किसी लिविंग सैक्रिफाइस की जरूरत नहीं, मगर अभी वो उसे समझाया नहीं पाया था कि उन्हें असलियत में करना क्या है। वो अपने दोस्त से कहता है कि वो लोग उसे वहाँ सर्कल के बीच में ले चलें। अब जैसे ही 2 लोग उसे पकड़कर वहाँ उस सर्कल के बीच में लाते हैं, अचानक से वहाँ पर 3 और ऑरेंज फ्लेम्स आ जाती हैं। जिनवू देखकर शॉक था। अब जब बाकी लोग भी वहाँ आते हैं तो अचानक से वो सारी ऑरेंज फ्लेम एक्टिवेट हो जाती हैं, जिसके बाद गेट खुलने लगा था और बाकी जो स्टैचू थे वो छोटे वाले वो आगे बढ़ रहे थे और उन्हीं की तरफ आ रहे थे। सभी जैसे ही उन स्टैचू की तरफ देखते हैं तो वो रुक जाते हैं और साथ ही साथ वहाँ पर ब्लू फ्लेम्स भी आना स्टार्ट हो गई थी। जिनवू कहता है कि अगर हम इन्हें देख रहे हैं तो ये स्टैचू मूव नहीं करेंगे, लेकिन अब अच्छा भला गेट खुल चुका है। जिनवू ये भी कह रहा था कि अगर हम कुछ टाइम ऐसा ही करते रहे तो ज्यादा टाइम इस डंजन से ना निकलने की वजह से हंटर एसोसिएशन वाले दूसरी टीम को यहाँ भेजेंगे, फिर हम बच सकते हैं। पर उन लोगों को ये मंजूर नहीं था। उन लोगों को अपनी जान बचानी थी। उनमें से एक तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है। अब गेट धीरे से बंद होने लगता है। एक ऑरेंज फ्लेम भी कम हो गई थी, साथ ही वो स्टैचू भी आगे बढ़ने लगा था, लेकिन एक आदमी 2 स्टैचू की तरफ देख सकता है। अब जिनवू ये देखकर शॉक था कि आखिर उसका ही दोस्त उसे धोखा क्यों दे रहा है। अचानक से वहाँ पर एक और टीम मेंबर रोने लगता है और कहता है कि उसे भी यहाँ से जाना होगा, क्योंकि उसे जिंदा रहना है। वो यहाँ नहीं रुक सकता, क्योंकि वो इतने ही दिन यहाँ कैसे रुकेंगे जब तक रेनफोर्समेंट नहीं आ जाती। वो अभी वहाँ से भाग गया था। जब उसके ऊपर आखिरी हमला होने वाला था तो जिनवू जोर से चिल्लाता है कि वो नहीं मरना चाहता, उसे एक और चांस चाहिए। अब वो आखिरी अटैक रुक जाता है और अचानक से ब्लू फ्लेम जो कि आखिरी बची थी वो भी गायब हो जाती है। जिनवू के सामने एक स्क्रीन आती है जिस पर लिखा हुआ था कि क्या वो गेम कंटिन्यू रखना चाहता है और उसके पास सिर्फ 2 ऑप्शन थे, यस और नो। अब जिनवू यस पर क्लिक कर देता है, जिसके बाद अचानक से एक और स्क्रीन आती है जो कि उसे कांग्रेचुलेशन कह रही थी, लेकिन तभी सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि अभी जिनवू की नींद एक हॉस्पिटल में खुली थी। वो ये देखकर शॉक था। उसकी बॉडी पर कहीं भी कुछ चोट के निशान नहीं है। अब इसके बाद वो अपने हाथ देखता है और अपने पैर, उसका पैर तो वहाँ पर कटा था, लेकिन अभी उसके पैर बिल्कुल ठीक थे। ये देखकर वो और ज्यादा शॉक हो गया था और सोचने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, उसने कोई सपना तो नहीं देखा। लेकिन तभी वहाँ हॉस्पिटल के गेट पर कोई आता है। हमें पता चलता है
कि असल में हंटर एसोसिएशन का मैनेजर है। ये यहाँ पर जिन्वू को देखकर खुश था, पर जिन्वू उसे नहीं पहचाना था। वो बताता है कि वो कौन है। वो ये भी बताता है कि जिन्वू यहाँ पर 3 दिनों से बेहोश था। ये सुनकर जिन्वू और ज्यादा शॉक हो जाता है। वैसे यहाँ पर जिन्वू अपने दोस्त सॉन्ग और जूही के बारे में पूछता है। इस पर मैनेजर कहते हैं कि वो दोनों वैसे तो ठीक है, लेकिन सॉन्ग ने अपना एक हाथ खो दिया, जिस वजह से उसे अब हंटर बनने से रिटायरमेंट लेनी होगी। और साथ ही साथ जूही थोड़ी मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी है। उसकी साइकोलॉजी ट्रीटमेंट चल रही है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। शायद उसे भी अब हंटर एसोसिएशन छोड़नी होगी। वैसे वो मैनेजर कह रहा था कि हम बहुत ही ज्यादा शॉक हैं, क्योंकि अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। सभी जो लोग भागे थे उन्होंने एक दूसरे हंटर ग्रुप को ये सब बताया और वहाँ से निकल गए, लेकिन वो दूसरा हंटर ग्रुप डिसाइड किया कि वो वहाँ जाएंगे। जब वहाँ पहुँचे तो उसे तुम पड़े हुए मिले, लेकिन एक अजीब सी चीज हुई। उन्हें कोई भी स्टैचू या फिर कोई भी ऐसा कमरा नहीं दिखा जिसके बारे में सभी तुम्हारे ग्रुप बात कर रहे थे। मैनेजर कहता है कि खुद की जान बचाने के लिए वो लोग झूठ भी कह सकते हैं, लेकिन सभी लोग एक ही बात कह रहे थे। इस वजह से इस बात पर थोड़ा सा विश्वास करना पड़ रहा था। वैसे वो इस बात से भी शॉक थे कि आखिर वहाँ पर जिन्वू जिंदा बच कैसे गया, क्योंकि जिन्वू कमजोर है और उसका जो साथी है वो वहाँ पर मरा पड़ा था और जिन्वू पूरी तरह से ठीक है, उसे एक खरोंच तक नहीं लगी। यहाँ पर मैनेजर कह रहा था कि हमें इस पर शक है कि शायद तुमने अपनी सेकंड अवेकनिंग पूरी कर ली है। जिन्वू को इस सब के बारे में कुछ नहीं पता था। वो जब पूछता है तो मैनेजर बताता है कि ये बहुत रेयर केस में होता है, जैसे कि नॉर्मल ह्यूमन कभी अवेकनिंग कर ले तो वो भी एक हंटर बन सकता है, एक अच्छे लेवल का हंटर। नॉर्मली जो कम लेवल के हंटर हैं, अगर वो सेकंड लेवल की अवेकनिंग कर लेते हैं तो इसके बाद ए रैंक या फिर एस रैंक तक भी पहुंच सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। वैसे जिन्वू को नहीं लग रहा था कि उसने अवेकनिंग की है, क्योंकि उसे अपने अंदर कोई खास एनर्जी महसूस नहीं हो रही थी। पर तभी मैनेजर एक डिवाइस दिखाता है जो कि असल में वो पावर चेक करने के लिए यूज करते हैं। यहाँ पर जिन्वू को बस उसके ऊपर हाथ रखना था। वैसे जिन्वू खुश था, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद ये उसका बहुत लकी डे हो सकता है। वैसे यहाँ पर मैनेजर मन में सोच रहा था कि जिन्वू ने इतने खतरनाक डेंजर से सरवाइव कर लिया, इसका मतलब उसकी रैंक ए या फिर एस तो हो ही चुकी है। लेकिन अब जब जिन्वू उस डिवाइस पर हाथ रखता है तो उसके पॉइंट 10 आते हैं। जिन्वू ये सुनकर शॉक था। वो पूछता है कि इसका मतलब क्या है, लेकिन मैनेजर कहता है कि तुम में कोई खास बात नहीं है, ये पॉइंट बिल्कुल नॉर्मल है और तुम सबसे कमजोर हंटर हो। इसके बाद अब वो वहाँ से चला गया था। वैसे हमें ये जानने को मिलता है कि जो ई रैंक के हंटर होते हैं उनका स्कोर पॉइंट 70 के आसपास होता है। इसका मतलब जिन्वू का उनसे बहुत ज्यादा कम है, और जबकि ई रैंक से नीचे कुछ नहीं होता। वैसे मैनेजर ये भी सोच रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं वो जो भी डेंजन था जिसके बारे में वो बात कर रहे थे वो यहाँ से कहीं गायब हो गया हो, लेकिन अब कुछ किया नहीं जा सकता, क्योंकि इस डेंजन को गायब होने के बाद ढूंढना मुश्किल है। अब हम देखते हैं कि यहाँ जिन्वू अभी रूम में था, तभी उसे अपने सामने स्क्रीन दिखाई देती है। वो सोचता है कि इन लोगों ने मुझे स्क्रीन के बारे में तो कुछ पूछा ही नहीं। वैसे फिर उसे लगता है कि शायद ये स्क्रीन सिर्फ मुझे ही दिखती है। अभी स्क्रीन के ऊपर कुछ लिखा हुआ था। जिन्वू पढ़ता है तो उसमें लिखा था कि मरने से पहले जिन्वू की जान बच गई, जिस वजह से जिन्वू ने एक अचीवमेंट अनलॉक कर लिया। अब वो उसे ध्यान से देखता है। उसे पता चलता है कि ये क्या है। इसके पहले ही वहाँ पर उसकी सिस्टर आ जाती है। वो अभी उस पर गुस्सा करते हुए कह रहे थे कि तुम्हें खुद का ख्याल रखना चाहिए, तुम हर बार डेंजन में चले जाते हो और वहाँ से चोट खाकर आते हो। हर एक कमजोर डेंजन के बाद भी तुम्हें हॉस्पिटल आना पड़ता है, जबकि बाकी सभी तो बिल्कुल ठीक है। वैसे यहाँ पर जिन्वू उससे माफी मांगता है, लेकिन उसकी सिस्टर जानती है कि जिन्वू ये काम किसके लिए कर रहा है। वो कहती है देखो, अगर अगली बार तुम्हें ऐसी कोई चोट लगी तो उसके बाद मैं स्कूल छोड़ दूंगी और कोई जॉब करने लगूंगी। जिन्वू माफी मांगते हुए कहता है कि ठीक है। वैसे इसके बाद वो पूछता है कि क्या उसे कोई स्क्रीन दिख रही है। अब यहाँ उसकी बहन को कोई स्क्रीन नहीं दिख रही थी। वो शॉक होते हुए पूछते है कि क्या तुम किस बारे में बात कर रहे हो। यहाँ उसकी बहन को लगता है कि शायद जिन्वू किसी गेम वगैरह के बारे में बात कर रहा है। दूसरी तरफ हम सिटी के अंदर देखते हैं, अचानक से जगह हिलती है और एक गेट ओपन हो जाता है। सभी लोग डर रहे थे, मगर वो इंतजार कर रहे थे कि अब हंटर्स आएंगे और उन्हें बचाएंगे। यहाँ से सीन चेंज होता है और इस बार हम हॉस्पिटल के अंदर आते हैं। हम जिन्वू को देखते हैं। अभी टाइमर चल रहा था, लेकिन उसने कोई भी एक्सरसाइज करना शुरू नहीं किया था। इस वजह से टाइम पूरा हो जाता है और उसे पेनल्टी लगती है। वो अचानक से वहाँ से टेलीपोर्ट होकर एक डेजर्ट के अंदर आ गया था, जहाँ उसके पीछे एक बहुत बड़ा जायंट सेंटिपिड मॉन्स्टर पड़ जाता है। वो वहाँ से भागता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसे पकड़ नहीं पा रहा था, बस वो उसका पीछा कर रहा था। वो उसे जानबूझकर भगाना चाहता था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सच में हॉस्पिटल के अंदर जिन्वू गायब था, क्योंकि जब नर्स वहाँ पर आती है तो वहाँ नहीं था। मतलब जिन्वू अभी अपने सपने में नहीं बल्कि वो रियल लाइफ में एक डेजर्ट के अंदर पहुंच चुका था। यहाँ पर जिन्वू ऐसा ही भाग
भागते भागते उसे 2 घंटे हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नर्स परेशान थी, वो पूरा हॉस्पिटल देख लेती है, उन्हें जिन्वू कहीं पर भी नहीं मिलता। अब हम वापस से जिन्वू को देखते हैं, उसे 4 घंटे पूरे होने वाले थे, मतलब वो 4 घंटे से लगातार दौड़ रहा है। अब 4 घंटे जैसे ही पूरे होते हैं तो उसकी पेनल्टी टाइम ओवर हो जाता है। वो इतना ज्यादा थक गया था कि वो वहीं पर बेहोश हो गया था, लेकिन इसके पहले उसने अपने रिवॉर्ड नहीं देखे थे। शायद ये उसे बाद में पता चलेंगे, क्योंकि वो इसके बाद फिर से टेलीपोर्ट होता है और हॉस्पिटल के अंदर आ जाता है। बाकी नर्स जब उसे देखती है तो वो बहुत ज्यादा शॉक हो गई थी, ये तो यही है। अब अगले दिन जब जिन्वू उठता है तो वो फैसला करता है कि वो कमजोर बनकर नहीं रहेगा, उसे स्ट्रॉन्ग बनना होगा और अब वो सारे टास्क पूरे करेगा। सबसे पहले तो वो सभी अपनी सिस्टर को कॉल लगाता है और कहता है कि अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं अब कमजोर नहीं रहूंगा, मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग होने वाला हूँ। इसके बाद वो अपने टास्क को पूरा करने के लिए निकल चुका था। टास्क धीरे धीरे ऊपर बढ़ेंगे, इसका मतलब उसे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे कुछ दिन बीत जाते हैं और अब हम जूही को देखते हैं। उसे कॉल आया था जिसमें उसे एक रैंक डी के डंजन में बुलाया था, मगर वो मना कर रही थी। मगर वो जो आदमी था वो बताता है कि जिन्वू अब होश में आ चुका है और उसने तो ट्रेनिंग करना भी शुरू कर दिया है। ये सुनकर जूही खुश थी, वो तुरंत ही जिन्वू से मिलने के लिए हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। हॉस्पिटल के अंदर हम देखते हैं कि जब वो आ रही थी तब वहाँ पर कुछ नर्स आपस में बात कर रही थी, वो जिन्वू के बारे में बात कर रही थी। वो कहती है कि जिन्वू सुबह सुबह दौड़ने चला जाता है और साथ ही वो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहा है, ये उसकी हेल्थ के लिए खराब होगा क्योंकि अभी तक उसने पूरी तरह से रिकवर नहीं किया। वैसे वो ये भी कह रही थी कि जो हंटर्स होते हैं वो नॉर्मल इंसान से जल्दी हील करते हैं, लेकिन जिन्वू के केस में उल्टा है, उसने बिल्कुल ही नहीं किया, लेकिन फिर भी वो इतना हार्ड ट्रेनिंग कर रहा है। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और हम जिन्वू को देखते हैं जो कि अभी रनिंग कर कर बैठा हुआ था। हमें जानने को मिलता है कि जब अभी वो अपना कोई टास्क पूरा करता है तो अचानक से उसे 3 रिवॉर्ड मिलते हैं। वैसे सिस्टम उसे मिले हुए 4 दिन हो चुके हैं और उसे लगभग थोड़े थोड़े रिवॉर्ड मिल भी चुके हैं। अब उन रिवॉर्ड के बारे में हमें कुछ डिटेल में नहीं बताया जाता, लेकिन हमें पता चलता है कि उसका एक रिवॉर्ड ये है कि उसके 3 पॉइंट मिलेंगे, जिन 3 पॉइंट को वो अपनी किसी भी चीज में ऐड कर सकता है। वो ज्यादातर उन पॉइंट्स को अपने स्ट्रेंथ में ऐड करता था, जिस वजह से उसकी स्ट्रेंथ इन 4 दिनों में पहले से कई गुना बढ़ जाती है। पर एक प्रॉब्लम थी, वो ऐसे ही किसी भी जगह पर बैठकर जब अपना सिस्टम चेक करता तो बाकी लोगों को उस सिस्टम को नहीं देख पाते और उन्हें लगता कि ये तो पागल है, ये हवा में ही देखकर क्या कर रहा है। वैसे अब वो वापस से हॉस्पिटल के अंदर आ गया था। यहाँ पर आकर वो देखता है कि उसे एक और रिवॉर्ड मिला है जो कि मिस्ट्री बॉक्स है। जब वो उसे खोल कर देखता है तो उसके अंदर से उसे एक चाबी मिलती है। वो देखकर शॉक था कि इस चाबी का वो क्या करे। तभी उसे पता चलता है कि ये इंस्टेंट डंजन की चाबी है। असल में वो सिटी के अंदर जो डंजन खोला है उसे अभी तक किसी ने भी एक्सप्लोर नहीं किया और शायद ये चाबी उसी की है। यहाँ पर जिन्वू को जानने को मिलता है कि इससे वो उस डंजन के अंदर जा सकता है। उसे यकीन था वो किसी भी तरह से इस डंजन को क्लियर करेगा क्योंकि यहाँ पर उसे कई रिवॉर्ड मिल सकते हैं जो कि उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा देंगे। वैसे वहाँ से आगे बढ़ते वक्त उसके मन में थोड़ा सा शक था कि मतलब डर भी था क्योंकि पहले वो जिस डंजन में जाता था वो उसे कमजोर डंजन हुआ करते थे जिनके बारे में पहले से पता था और उसके साथ उसकी टीम भी रहती थी। यहाँ पर वो अकेला आया है और इस डंजन की रैंक भी नहीं पता, पर फिर भी वो आगे बढ़ता जा रहा था। हम देखते हैं कि अचानक से उसके सामने 3 गॉब्लिन आ चुके थे। वो ये देख कर डर गया था क्योंकि पिछली बार उसे एक गॉब्लिन दिखा था जिसे उसने चोट पहुंचा दी थी। वो तुरंत ही अपना नाइफ निकाल लेता है और उससे लड़ने लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो तीनों एक साथ अटैक नहीं कर रहे थे। पहले बस एक आया था जिन्वू, लेकिन उससे लड़ नहीं पा रहा था क्योंकि भले ही उसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई है लेकिन उसे नहीं पता कि इसका यूज कैसे करना है और साथ ही साथ उसकी फाइटिंग स्किल तो अभी बिल्कुल भी इम्प्रूव नहीं है। वो किसी तरह से पहले गॉब्लिन को खत्म कर देता है। तभी वो दोनों गॉब्लिन साथ में मिलकर हमला करने लगते हैं। जिन्वू उनसे बच रहा था लेकिन अब पहले गॉब्लिन को मारने की वजह से वो थोड़ा मोटिवेट हो चुका था और वो किसी तरह से उन बाकी 2 गॉब्लिन्स को भी मार देता है। अब वो खुश था कि वो पहले तो स्ट्रॉन्ग हो चुका है, लेकिन इतने में ही उसके पीछे एक वुल्फ आ जाता है जो जिन्वू से देखकर डर गया था। वो जानता था कि ये उन गॉब्लिन से नहीं कहीं ज्यादा ताकतवर है। वैसे फिर भी उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। पर अब जब वो वुल्फ उसकी तरफ हमला कर रहा था तो वो किसी तरह से उसके अटैक से बचता है, पर इतने में ही वो वुल्फ उसके गले पर एक स्क्रैच लगा देता है। जिन्वू ये बात तो समझ चुका था कि यहाँ पर उसके साथ कोई हीलर नहीं है। इसका मतलब अगर यहाँ पर वो मारा गया तो सच में वो मारा जाएगा, उससे बचने का कोई तरीका भी नहीं है। इसलिए अब उसे किसी तरह से दिमाग से लड़ना होगा। वो तुरंत तैयार हो जाता है लेकिन सामने वो वुल्फ उससे भी ज्यादा ताकतवर था। वो तुरंत ही हमला करने के लिए यहाँ पर आगे बढ़ रहा था।
अभी वो वुल्फ यहाँ दौड़ते हुए जिन्वू पर हमला करने वाला था। जिन्वू किसी तरह से उसके अटैक से बच जाता है, मगर वो समझ चुका था कि वो इस तरह से भाग नहीं सकता क्योंकि इस वुल्फ की रफ्तार उससे भी ज्यादा तेज है। अब जब वो वुल्फ फिर से जिन्वू की तरफ दौड़ने के लिए आता है तो जिन्वू अपना हाथ आगे करते हुए उसे पंच मारता है। इस पंच की वजह से वो वुल्फ वहाँ से दूर फिर एक दीवार से टकरा गया था। ये देखते हुए जिन्वू हैरान था। उसे जानने को मिलता है कि उसने जो पॉइंट के थ्रू अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाया था वो सच में काम करती है। इससे जिन्वू को अपनी पावर के बारे में पता चल गया था, लेकिन अभी भी इतनी पावर से कुछ नहीं होने वाला क्योंकि इस अटैक के बाद उस वुल्फ को ज्यादा चोट नहीं लगी थी। वो फिर से उठता है और जिन्वू की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। जिन्वू फिर से उस पर हमला कर रहा था, पर वो समझ गया था कि उसे यहाँ से बचकर निकलना होगा। अब वो तुरंत वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर उस पर वुल्फ की रफ्तार जिन्वू से कई गुना तेज हो चुकी थी। जिन्वू रुककर सोचता है कि उसके पास अगर वेपन होता तो शायद वो इससे लड़ सकता था। तभी उसे अपनी सीक्रेट इन्वेंट्री के अंदर से एक मैजिकल स्वॉर्ड को समन करता है। मैजिकल स्वॉर्ड के आते ही जिन्वू के अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया था। हम देखते हैं कि जब वो वुल्फ उसकी तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था तो जिन्वू उस तलवार को आगे करते हुए उस वुल्फ को बीच में से काट देता है। उसके ऐसा करते ही अचानक से सिस्टम एक्टिवेट होता है और उसके सामने स्क्रीन आती है जो कि कह रही थी कि उसने अपना लेवल अप कर लिया है। ये देखकर जिन्वू शॉक था। वैसे अभी वो ये सोच रहा था कि आखिर उसकी इन्वेंट्री के अंदर इतनी पावरफुल स्वॉर्ड क्या कर रही थी, जबकि इस तरह के वेपन तो इस वर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा महंगे हैं। पर अब वो इस चीज के बारे में चिंता नहीं करता। अब वो और कुछ सोचे इससे पहले ही वहाँ पर दो और वुल्फ आ जाते हैं। जिन्वू इस बार उनसे नहीं डर रहा था क्योंकि उसके पास अब तलवार है और वो उनसे बिना डरे लड़ सकता है। मगर अब जब वो दोनों अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो जिन्वू देखता है कि उसकी तलवार जमीन में फंस चुकी है और निकल नहीं रही। जिन्वू किसी तरह से अपनी तलवार को खींचता है, पर फिर भी वो नहीं निकाल पा रहा था। जिन्वू उससे रिक्वेस्ट करने लगता है और एक और बार उसे जोर से खींचता है। वो निकल जाती है और वो बिल्कुल लास्ट मौके पर निकली थी। जिन्वू अपनी तलवार को आगे स्विंग करते हुए पहले एक वुल्फ को हरा देता है। तभी दूसरा वुल्फ उसकी तरफ आ रहा था और जब जिन्वू उसकी तरफ अपनी तलवार चलाता है तो वो वुल्फ अपने मुंह से उस तलवार को पकड़ लेता है। लेकिन जिन्वू को नहीं पता कि ये सिस्टम वाले गोल्ड कॉइन रियल लाइफ में कितने पैसे होते होंगे। वैसे उसने ज्यादा उम्मीद भी नहीं लगाई थी क्योंकि वो जानता था कि ये सिस्टम बिल्कुल गेम की तरह है। साथ ही साथ वो ये भी सोच रहा था कि ये डेंजन ई रैंक का डेंजन है, यानी कि सबसे कम लेवल का डेंजन है। वैसे ऐसा जिन्वू को मानना था। अभी तक ऐसा कहीं पर लिखा नहीं था कि ये ई रैंक का डेंजन है। वैसे जिन्वू सोच रहा था कि अगर उसे इस डेंजन से बाहर निकलना है तो उसे इसके लिए टेलीपोर्टेशन स्टोन चाहिए होगा या तो फिर इस डेंजन के बॉस को हराना होगा। अब बॉस के बारे में सोचकर पहले तो वो थोड़ा सा डर गया था। वो सोच रहा था कि यहाँ बॉस कितना ताकतवर होगा, पर उसे याद आता है कि इस नॉर्मल वुल्फ को हराने से उसका लेवल बढ़ रहा था, तो अगर वो किसी तरह से और भी कई सारे वुल्फ को हरा दे तो उसका लेवल इतना तो हो ही सकता है कि वो बॉस के साथ फाइट कर सके। हालांकि ये डेंजन कितना कमजोर है ये जिन्वू जानता था। अब जिन्वू आगे बढ़ने वाला था, लेकिन इतने में ही वहाँ पर बहुत सारे वुल्फ आ जाते हैं। हमें जानने को मिलता है अभी सभी जो वुल्फ डर कर वहाँ से भागा था वो अपनी पूरी टीम को लेकर आ चुका है, लेकिन जिन्वू इन्हें देखकर बिल्कुल भी नहीं डरा था, बल्कि वो लड़ने के लिए और ज्यादा एक्साइटेड हो गया था और उसके सामने अपनी तलवार आगे कर ली थी। हम देखते हैं कि वो सभी वुल्फ एक साथ आगे बढ़कर इस पर हमला करने लगते हैं, लेकिन जिन्वू एक के बाद एक उन्हें मारता जा रहा था। इस तरह से वो कई सारे वुल्फ को मार देता है। एक वुल्फ उसके पीछे से हमला कर रहा था, जिन्वू ने उसे भी पकड़कर खत्म कर दिया था। अब सभी वुल्फ जो कि बचे हुए थे वो जिन्वू को घेर लेते हैं। जिन्वू को यहाँ पर अपनी पास्ट की कुछ मेमोरीज दिखाई देती हैं, जिसके बाद वो स्माइल करता है। उसे अब मजा आ रहा था क्योंकि इन वुल्फ को खत्म करने में उसका लेवल बढ़ते जा रहा था और वो ये भी चाहता था। इस वजह से अब जैसे ही सारे वुल्फ एक साथ हमला करते हैं तो वो एक साथ उन सभी को घुमाते हुए हमला करता है। इस वजह से एंड में सारे वुल्फ मारे जाते हैं और उसे वुल्फ असासिन का टैग मिल जाता है। वैसे जिन्वू बहुत ही ज्यादा थक चुका था। वो खुश था कि अब ये लड़ाई खत्म हो चुकी है। यहाँ पर सबसे पहले वो अपनी इन्वेंट्री को चेक करता है, जिसके अंदर अब बहुत सारे आइटम्स ऐड हो चुके थे। साथ ही साथ इन सभी वुल्फ्स को हराने की वजह से उसे एक टेलीपोर्टेशन स्टोन भी मिल चुका था। जिन्वू इसका यूज कर वहाँ से उस डेंजन से बाहर आ जाता है, पर जिन्वू सोचता है कि क्या उसे ये मौका फिर से मिलेगा, मतलब क्या वो इस डेंजन में फिर से आ पाएगा। ऐसा तो नहीं कि ये कुछ टाइम लिमिट के लिए ही यहाँ पर अपीयर हुआ है। और जिन्वू ये भी सोच रहा था कि उसके पास एक बहुत आसान मौका है और ज्यादा लेवल अप करने का। इस वजह से वो अगर वो यहाँ से वापस चला जाता है तो वो बहुत ही बड़ी बेवकूफी होगी। वैसे उसकी तलवार धीरे धीरे अब ब्रेक होने लगी थी, लेकिन जिन्वू फैसला करता है कि अब उसे इस डेंजन में आगे बढ़ना ही होगा। यहाँ से सीन चेंज होता है। इसके बाद जूही को दिखाया जाता है जो कि अभी जा रही थी। तभी उसे कॉल आता है। ये कॉल हंटर एसोसिएशन से था। जूही पहले तो माफी मांगती है क्योंकि उसने पहले डायरेक्ट मना कर दिया था कि अब वो किसी डेंजन में नहीं जाएगी। जहाँ पर जो कॉल पर व्यक्ति था वो कहता है कि एक डेंजन ओपन हुआ है सिटी के अंदर, उससे मॉन्स्टर बाहर निकल रहे हैं, उसे वहाँ पर जाकर बाकी
हंटर्स की मदद करनी होगी क्योंकि बाकी हंटर्स को भी अभी हीलर्स की कमी हो रही है। जूही इस पर हाँ कर देती है। यहाँ से सीन चेंज होकर वापस जिनवू पर आता है। हम देखते हैं कि वो उस डंजन में आगे बढ़ते हुए जा रहा था। इस दौरान उसकी कई सारी नई तरह के बीस्ट से मुलाकात होती है जिन्हें वो हरा कर आगे बढ़ता है। अभी उसे हर बार अपनी स्क्रीन पर अलग अलग बीस्ट के कलर्स दिख रहे थे। मतलब जैसे ही रेड कलर आया तो उसे पता चल रहा था कि बीस्ट का लेवल क्या है, क्योंकि कलर हर बीस्ट के साथ चेंज होता जा रहा था। आखिर में जब वहाँ डंजन का बॉस की बारी आती है तो उसके टाइम पे व्हाइट कलर आ जाता है। ये देखकर जिनवू थोड़ा सा शॉक था। वो समझ गया था कि ये जो भी बीस्ट है ये सच में बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाला है, लेकिन जिनवू डरता नहीं है। वो आगे बढ़ना डिसाइड करता है। अभी उसे सीढ़ियों से नीचे की तरफ जाना था। नीचे पूरे में अंधेरा था, इस वजह से उसे थोड़ा सा डर लग रहा था, पर फिर वो आगे बढ़ना स्टार्ट करता है। वैसे जाते हुए वो अभी अपने सिस्टम स्टेटस की तरफ चेक कर रहा था तो उसे जानने को मिलता है कि अभी उसने बहुत देर से एक भी लेवल अप नहीं किया है, जबकि शुरुआत में वो बहुत ही कम वुल्फ के साथ फाइट करके लेवल अप कर चुका है। पर अभी उसे बहुत ही ज्यादा टाइम हो गया है। उसने बहुत सारे बीस्ट को हरा दिया, लेकिन उसका लेवल अप एक बार ही अपग्रेड हुआ है। अब जिनवू वहाँ नीचे पहुँचता है तो वो देखता है कि यहाँ की जगह ऊपर वाली जगह से बिल्कुल अलग है। यहाँ आने के बाद जिनवू अब आगे बढ़ रहा था। तभी उसे कोई साउंड सुनाई देती है। ये साउंड असल में यहाँ के डंजन बॉस का है। तभी उसकी तरफ से कोई हमला कर देता है, जिस वजह से जिनवू वहाँ से दूर फेंक कर दीवार से टकराता है और इस दौरान उसकी वो तलवार टूट जाती है। जिनवू अपने से सामने देखता है कि एक बहुत बड़ा व्हाइट स्नेक था। असल में ये वही डंजन बॉस है। स्नेक फिर से उसके ऊपर उछलते हुए अब उसे खाने वाला था, पर जिनवू अपनी तलवार को ऊपर की तरफ फेंक देता है, जिससे स्नेक का ध्यान ऊपर जाता है। इतने में ही जिनवू नीचे गिरते हुए उस स्नेक की गर्दन को पकड़ लेता है। स्नेक अभी जिनवू को गिराने की कोशिश कर रहा था, पर जिनवू की ग्रिप बहुत ही ज्यादा टाइट थी। जिनवू अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाकर उसकी गर्दन को दबाने लगता है। इस वजह से उस स्नेक की बॉडी पर जो प्रोटेक्टिंग हार्ड स्किन थी वो ब्रेक कर जाती है। इस वजह से स्नेक को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। इस वजह से वो अपनी गर्दन को जोर जोर से हिलाने लगता है। जिनवू की ग्रिप इतनी ज्यादा टाइट थी कि उसे चोट लगने के बाद भी वो स्नेक को छोड़ नहीं रहा था। जिनवू और ज्यादा पावर से उसकी गर्दन को दबाता है, जिसके बाद फाइनली वो स्नेक वहाँ पर मारा जाता है और इसके साथ जिनवू का अब लेवल अप भी हो चुका था। जिनवू बहुत ज्यादा खुश था और उसके चेहरे पर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक इवल टाइप की स्माइल थी। अब वो अपनी इन्वेंट्री को भी चेक करता है और उसे यहाँ पर कुछ चीजें मिलती हैं, जैसे कि एक वेनम्स डैगर यानी कि एक तलवार जैसा वेपन। साथ ही साथ उसे एक लिक्विड भी मिला था जिसकी कैटेगरी पॉइजन थी। जिनवू समझ चुका था कि वो इस तरह से और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता है। तभी स्क्रीन पर लिखा हुआ आता है कि उसने इस डंजन को क्लियर कर लिया है। इस वजह से अब डंजन रीसेट हो रहा है। अब डंजन गायब हो जाता है और जिनवू ने जिस जगह पर उस डंजन को स्टार्ट किया था वो वहीं पर पहुंच जाता है। अब यहाँ पर आने के बाद उसे वापस कोई नहीं दिख रहा था, जबकि ऐसा नहीं होता। स्टेशन पर रात को भी लोग रहते हैं। अब जिनवू जब बाहर आता है तो सोचता है कि आखिर टाइम को क्या हो रहा है। तभी वो देखता है कि सिटी में तबाही फैली हुई है और उसी समय एक सोल्जर वहाँ पर आता है और जिनवू से कहता है कि क्या तुमने अनाउंसमेंट नहीं सुनी? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें घर जाना चाहिए। लेकिन इतने में ही वो सोल्जर जिनवू के हाथ में वो टूटी हुई तलवार देखता है और समझ जाता है कि जिनवू एक हंटर है। पहले तो वो जिनवू से माफी मांगता है और इसके बाद कहता है कि आपको सिचुएशन स्पॉट पर चलना चाहिए। जिनवू उसके साथ जाने लगता है। जिनवू को कुछ पता तो नहीं था, पर जिनवू के आसपास मॉन्स्टर्स की बॉडी को देखकर और टूटी हुई कारों को देखकर उस सोल्जर से पूछता है कि क्या यहाँ पर हुआ है। वो सोल्जर्स कहने लगता है कि हंटर्स ने बाकी सारे मॉन्स्टर को हरा दिया, लेकिन जो वैन मॉन्स्टर है सबसे ताकतवर वाला वो उसे नहीं हरा पा रहे। अब तभी जिनवू को कुछ महसूस होता है। ये असल में उसी डंजन बॉस की पावर थी। जिनवू से महसूस कर लेता है और समझ जाता है कि हाँ, ये जो बीस्ट है ये ताकतवर तो है। वैसे अब वो लोग उसी जगह पर पहुंचते हैं। वहाँ पर जाकर जिनवू देखता है कि अभी बहुत सारे हंटर्स मिलकर उस एक मॉन्स्टर से फाइट कर रहे थे, पर वो उसे हरा नहीं पा रहे थे क्योंकि इन लोगों का टीम वर्क बहुत ही ज्यादा खराब है। वैसे जिनवू यहाँ पर ये भी नोटिस करता है कि वो जो हंटर वहाँ पर उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए आए हैं उनमें से कई का लेवल बहुत ही ज्यादा कम है। अब जिनवू देखता है कि वहाँ 2 हीलर भी हैं, जिसमें से एक का लेवल डी है और एक का बी है। यहाँ पर और कोई नहीं बल्कि जूही है, मगर वो किसी को हील नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो पिछले वाले इंसिडेंट से अभी तक ठीक नहीं हुई है। वो यहाँ पर एक हीलिंग मैजिक सर्कल क्रिएट करने की कोशिश करती है, पर वो सर्कल क्रिएट नहीं हो पाता। जिनवू सारी सिचुएशन को देख रहा था और वो समझ चुका था कि ये जो डंजन बॉस है ये असल में डी रैंक का है। वैसे जिनवू अभी जिस डंजन बॉस से लड़कर आया उसका लेवल जिनवू को इससे ज्यादा लग रहा था, क्योंकि जिनवू के हिसाब से ये वाला मॉन्स्टर कमजोर है। जिनवू तैयार था इन लोगों की मदद करने के लिए। वो अपनी उस टूटी हुई तलवार को लेकर वहाँ से पीछे आ जाता है। इस तरफ वो सभी हंटर जो कि उस बड़े मॉन्स्टर गोलम बीस्ट से फाइट कर रहे थे वो यहाँ पर कहने लगते हैं कि काश इस वक्त कोई हाई लेवल हंटर यहाँ पर आ जाए और उनकी मदद करे। इतने में ही हम देखते हैं कि जिनवू वहाँ पीछे आते हुए अपनी उस टूटी हुई तलवार को पूरे फोर्स के साथ इस गोलम
गोलम के डिफेंस पर मारता है, जिस वजह से गोलम का डिफेंस टूट जाता है और अब बाकी हंटर कैपेबल थे कि वो इसे आराम से हरा सके। वो सभी इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हैं और तुरंत उस गोलम पर हमला कर उसे खत्म कर देते हैं। बाद में सभी लोग शॉक थे क्योंकि वो पहले उस गोलम से लड़ तक नहीं पा रहे थे, फिर आखिर उसे कैसे हरा दिया। तभी वहाँ पर एक सोल्जर पास में ही पड़ी हुई उस टूटी तलवार को देखता है। तलवार को देखते हुए जो सोल्जर जिन्वू को यहाँ पर लाया था वो बताता है कि ये उस लड़की की तलवार है जिसे वो अपने साथ लेकर यहाँ पर लाया था। अभी वो यहाँ इस तरफ जिन्वू की तरफ देखता है, उसे लगता है कि ये जो भी था वो हाई रैंक का हंटर होगा। यहाँ पर जिन्वू खुद को बहुत ही ताकतवर मान रहा था, लेकिन वो सोच रहा था कि शायद उसकी पावर की वजह से उस गोलेम का डिफेंस नहीं टूटा। लेकिन जिन्वू कहता है कि नहीं, चिंता मत करो, मैं कोई हैवी वर्कआउट नहीं कर रहा। वैसे जब जीना अभी जिन्वू के थोड़े पास आती है तो वो नोटिस करती है कि जिन्वू की हाइट पहले से बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। जिन्वू ये भी चीज देखकर सोचता है कि कहीं ऐसा मेरे हैवी वर्कआउट और उस सिस्टम के चलते तो नहीं हो रहा। वैसे अब जीना वहाँ से स्कूल के लिए निकल गई थी। जिन्वू उसे अम्ब्रेला देता है और बाय करता है। अब जब वो वहाँ से चली गई थी तो जिन्वू अपने लिविंग रूम में आता है और वहाँ पर आकर अपने सिस्टम विंडो को चेक करता है। हम देखते हैं कि अभी उसे जो 4-5 टास्क मिले हैं उसमें से उसने सारे टास्क पूरे कर लिए हैं। बस अभी उसे 10 किलोमीटर दौड़ना था। तो यहाँ अभी वो सोच रहा था कि वो कुछ देर बाद जाएगा। अभी उसके पास कुछ पॉइंट्स भी हैं जिन्हें वो चाहे तो अपने स्टेटस में ऐड कर सकता है, लेकिन यहाँ पर वो सोच रहा था कि उसने पहले भी स्ट्रेंथ वाले ऑप्शन पर बहुत सारे पॉइंट ऐड कर दिए हैं, इससे उसकी ताकत बढ़ गई है। पर भले ही उसकी ताकत कितनी भी ज्यादा बढ़ जाए, अगर वो टारगेट हिट नहीं कर सकता तो इस ताकत का मतलब क्या होगा। इस वजह से वो अपने बाकी ऑप्शंस को भी देखता है, जैसे कि पहले हमने इंटेलिजेंस के बारे में जाना था। वैसे यहाँ पर वेटलिटी और रिसेप्शन के 2 और ऑप्शन है। जिन्वू सोच रहा था कि उसे इनमें से पॉइंट ऐड करने चाहिए। अब इसके बाद वो कुछ पॉइंट ऐड करता है जो कि उसे अभी टास्क पूरा करने की वजह से मिले थे। और इसके बाद वो जिस घर में रह रहा था वहाँ के मकान मालिक को फोन लगाता है। वो पूछता है कि उसने इस मंथ का रेंट नहीं दिया है। इस पर मकान मालिक हाँ करता है। वैसे मकान मालिक कोई प्रेशर नहीं बना रहा था क्योंकि वो जानता था कि जिन्वू एक हंटर है और इस वजह से वो अभी इतने दिन से हॉस्पिटल में था, तो उसे कोई जल्दबाजी नहीं थी। जिन्वू इसके लिए थैंक यू कहता है और कहता है कि मैं इस मंथ का रेंट जल्द ही दे दूंगा। वैसे यहाँ पर मकान मालिक ये भी कहता है कि तुम अपना ख्याल रखना, ज्यादा चिंता मत करना। इसके बाद वो फोन रख देता है। अब जिन्वू को उसे पैसे देने थे, इसलिए उसे पैसे चाहिए। अब जिन्वू और कुछ काम तो करता नहीं है, वो एक हंटर है और हंटर के लिए शुरुआत में जो शुरुआती हंटर होते हैं उनके लिए पेमेंट का सिर्फ एक ही सोर्स होता है, वो होता है कोई भी डेंजन। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि जिन्वू की रैंक असल में अभी ई है, इस वजह से उसे हाई लेवल डेंजन नहीं मिल सकते। वैसे उसकी पावर तो अब ई से बहुत ज्यादा हो चुकी है, इस वजह से अगर वो चाहे तो एक री एग्जामिनेशन का फॉर्म भरकर अपनी रैंक को रीटेस्ट करवा सकता है। इससे उसकी रैंक ज्यादा आएगी और फिर उसे हाई लेवल डेंजन्स में भी मिलेंगे, जिससे वो ज्यादा अर्न कर सकता है। क्योंकि अभी अगर वो किसी लो लेवल डेंजन में जाएगा तो वहाँ पर उसे इतने पैसे नहीं मिलेंगे जो कि उसकी टाइम की वैल्यू निकाल सके। पर प्रॉब्लम ये थी कि अगर वो री एग्जामिनेशन का फॉर्म भर देता है तो इससे उसकी रैंक बढ़ेगी और रैंक बढ़ेगी तो उसके ऊपर एक स्पॉटलाइट आ जाएगी और सभी को पता चल जाएगा कि जिन्वू ने अपनी सेकंड अवेकनिंग पूरी कर ली है। अब अगर ऐसा होता है तो सारी मीडिया की नजर उसके ऊपर आ जाएगी और फिर हर चैनल में वही आएगा, इससे उसकी प्राइवेसी खो सकती है। साथ ही साथ फिर उससे और ज्यादा प्रैक्टिस करना या फिर अपने ही टास्क को पूरा करने में समय लगाना पड़ेगा। इस वजह से वो खुद को हाइड कर रखना चाहता था, जिससे कि किसी को भी उसकी पावर का पता ना चले। वैसे इस वक्त वो अपने फोन में अभी डेंजन को देख रहा था कि कौन सा डेंजन कितने लेवल पर है और किसके लिए वो अप्लाई कर सकता है। पर अभी वो डिसाइड करता है कि उसे कुछ टाइम और सोचना होगा। अब उसने फोन रख दिया था, उसी समय उसे एक नोटिफिकेशन आती है जिसे देखने के बाद वो थोड़ा सा शॉक हो गया था और फिर वो तुरंत ही घर से भागता है। अभी लोकेशन थोड़ी दूर थी, इस वजह से उसने फिर भी कोई गाड़ी नहीं ली थी क्योंकि अभी उसके पास एक टास्क है, उसे 10 किलोमीटर दौड़ना है जो कि अब उस लोकेशन तक पहुंचते पहुंचते कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर जब जिसने उसे बुलाया था वो उससे मिलता है तो सामने वाला आदमी अपना नाम गोंग बताता है। यहाँ पर असल में वो लोग एक डेंजन में जाने वाले हैं जिसके लिए जिन्वू को बुलाया गया है। अभी यहाँ पर गोंग की जो टीम थी उसमें एक लड़का था, वो आगे आकर कहता है कि वो जिन्वू को जानता है। वो ये कह रहा था कि जिन्वू बहुत फेमस है क्योंकि सब उसे वीकेस्ट हंटर कहते हैं, मतलब जितने भी ह्यूमैनिटी में अभी तक के हंटर हुए हैं उनमें जिन्वू सबसे कमजोर है। इस पर बाकी लोग हंसने लगते हैं पर फिर गुंग उन्हें चुप करा देता है। साथ ही वो यहाँ पर जिन्वू से माफी मांगता है उनके बिहेवियर के लिए। इसके बाद जिन्वू उससे पूछ रहा था कि क्या सच में तुम लोगों के साथ डेंजन में जा सकता हूँ। इस पर गोंग कहता है कि बिल्कुल, हमने तुम्हें इसलिए बुलाया है, माना कि तुम्हारी रैंक अभी कम है पर फिर भी हम तुम्हें
तुम्हें साथ ले जा रहे हैं क्योंकि हमें तुमसे कोई फाइटिंग हेल्प नहीं चाहिए, हमें दूसरी हेल्प चाहिए। अभी जिन्वू नोटिस करता है कि सामने जितने भी लोग हैं वो शॉक था। वो कह रहा था कि हम में कोई भी रैंक सी का हंटर नहीं है, क्या रैंक सी के डेंजन में जाना ठीक होगा? तो इस पर जिन्हाओ से बताता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये जो डेंजन की रैंक होती है ये बस उनके फ्रंट गेट को देखकर दी जाती है क्योंकि अंदर का खतरा तो किसी को भी नहीं पता। वैसे ये भी कहते हैं कि जो रैंक ए बी और डेंजन होते हैं उनके लिए सिर्फ हाई लेवल गिल्ड अप्लाई करती है, वरना जो रैंक सी के नीचे डेंजन है उनके लिए कोई भी अप्लाई की रिक्वेस्ट डाल सकता है। अभी जिन्हाओ थोड़ा शॉक था जिन्हू की नॉलेज को देखकर। वैसे जिन्हू बताता है कि बहुत टाइम से हंटर ने इस वजह से उसे इस सब के बारे में जानकारी है। अब तभी गोंग कहता है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। अब जब वो इस डेंजन के अंदर आते हैं तो यहाँ पर अंधेरा था। वो तुरंत ही टॉर्च जलाते हैं क्योंकि उनमें से एक हंटर के पास ऐसी एबिलिटी थी जिससे वो लाइट क्रिएट कर सकता है। वैसे अभी यहाँ पर कोई मॉन्स्टर नहीं दिख रहा था। अभी यहाँ से लोग आगे बढ़ जा रहे थे और अभी जिन्हाओ के मन में बहुत सारे सवाल थे क्योंकि गुफा खाली थी और डेंजन गुफा की तरह ही नहीं होती। अब वो जिन्हू से पूछते हैं कि डेंजन थोड़ा अलग है, तो इस पर जिन्हू बताता है कि हाँ, कि यहाँ हमें इल्यूमिनेशन स्टोन मिल सकते हैं। अब इसके बारे में जिन्हाओ को कुछ पता नहीं था। जब वो जिन्हू से पूछता है तो जिन्हू बताता है कि ये चमकदार पत्थर होते हैं, इन्हें डेंजन का ट्रेजर भी कहा जा सकता है। ये पत्थर या फिर ऐसा कह लो कि ये इल्यूमिनेशन स्टोन उन्हें या तो गुफा के एंड पर मिलते हैं या फिर गुफा की सीलिंग में, मतलब ऊपर की तरफ। वैसे अब यहाँ सीलिंग की तरफ तो कोई स्टोन नहीं दिख रहा था, इस वजह से उन्हें लग रहा था कि शायद ये गुफा के एंड में मिलेंगे। अभी इसी तरह से वो कुछ दूर आगे आते जा रहे थे लेकिन फिर भी उन्हें कुछ दिख नहीं रहा था। इस पर जिन्हाओ पूछता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई गुफा या फिर कोई डेंजन पहले से क्लियर हो चुका हो लेकिन इसकी खबर वहाँ हंटिंग एसोसिएशन को नहीं मिली हो। इस पर जिन्हू कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वैसे वो ये भी कह रहा था कि क्या कोई ब्लैक डेंजन होता है जहाँ पर कोई ट्रेजरी या फिर कोई मॉन्स्टर ना हो। तो जिन्हू अचानक से उसे चुप कराने लगता है। जिन्हू को कोई आवाज आ गई थी। वो ध्यान से सुनता है तो वो बताता है कि उनकी तरफ कुछ मैजिकल इंसेक्ट बीस्ट आ रहे हैं। अब सभी लोग तैयार हो गए थे, वहाँ पर कई सारे रास्ते थे, वो कहीं से भी आ सकते हैं। इस वजह से हर एक हंटर का एक रास्ता को देख रहा था और पूरी तरह से तैयार था। लेकिन अचानक से वो जो भी किसी टाइप की बीस्ट है वो ऊपर से आना स्टार्ट हो जाते हैं। जिन्हू ने ये चीज नोटिस कर ली थी। वो पहले ही सभी को बता देता है कि वो हमारे सर के ऊपर से आ रहे हैं। अब अचानक से ऊपर की तरफ से बहुत ही बड़ी लाल चींटियां नीचे गिरनी शुरू हो जाती हैं। असल में ये वही बीस्ट थी। ये बीस्ट इसलिए है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा बड़ी है और ये बहुत सारी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई आंट कॉलोनी हो। आंट कॉलोनी से मतलब ये कोई चींटियों का ग्रुप हो क्योंकि यहाँ पर गुफा भी उसी तरफ की थी क्योंकि यहाँ पर गुफा भी उसी तरह की थी। बड़ी चींटियों ने बनाई होगी और ये सभी इनके ऊपर हमला कर रही थी। सभी हंटर बहुत ही अच्छे से लड़ रहे थे। यहाँ पर जिन्हाओ अभी जिन्वू के सामने आ गया था जिससे कि वो जिन्वू को प्रोटेक्ट कर सके क्योंकि वो जानता है कि जिन्वू बस रैंक ई पर है। अभी लड़ाई कुछ देर तक ऐसे ही चलती है। जो सामने वाला ग्रुप है जिनमें वो 6 मेंबर्स मतलब 6 हंटर्स वो स्ट्रॉन्ग है और उनका टीम वर्क अच्छा है। इस वजह से वो बहुत ही जल्दी उन सभी चींटियों को हरा देते हैं। अभी गोंग जिन्वू की तारीफ करते हुए कहता है कि तुमने सही मौके पर हमें बता दिया वरना हम बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते थे। तुम्हें बात कैसे पता चली? जिन्वू कहता है कि कुछ नहीं, बस मुझे आवाज आ गई थी क्योंकि मैं उस हॉल के बिल्कुल नीचे ही था। अब यहाँ पर एक मेंबर अभी गोंग को बुलाता है और बताता है कि इन चींटियों को हमने नहीं मारा क्योंकि ये हमारे अटैक से नहीं मरी बल्कि इन्हें किसी ने बाइट किया है। वो समझ जाते हैं कि इस पूरे डेंजन में सच में कोई बड़ा सा मॉन्स्टर या फिर बड़ा सा बीस्ट है जो कि इन सभी आंट्स को यानी कि चींटियों को मार रहा था। इस वजह से उन्हें शुरुआत में कोई भी चींटियां या फिर नहीं मिली। यहाँ से सीन चेंज होता है। हम अभी एक हंटर एसोसिएशन के जिम में आ जाते हैं जहाँ पर अभी एक बहुत ही तेजी से धमाके की आवाज आती है। अब वो जो न्यू मेंबर्स थे वो थोड़ा डर गए थे लेकिन जो पुराने मेंबर्स हैं वो बताते हैं कि डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि असल में यूनहाओ ट्रेनिंग कर रहे हैं। वो इस तरह से ट्रेनिंग करता है कि हम यूनहाओ को देखते हैं जिसमें अभी बहुत ही बड़े स्टोन बीच में से तोड़ दिया था और वो अभी कह रहा था कि इतनी ट्रेनिंग उसके लिए काफी नहीं है। अब वापस से सीन चेंज होता है। हम उस गुफा के अंदर आते हैं। हम देखते हैं कि अभी जिन्हाओ जिन्हू से कह रहा था कि तुम्हारे हिसाब से तुम्हें जो ऑफर मिल रहे हैं क्या वो सही है या नहीं। इस पर जिन्हाओ कहने लगता है कि हाँ, ये ऑफर तो बहुत अच्छे हैं पर मुझे इस पर भरोसा नहीं है क्योंकि मुझे यहाँ पर फाइट नहीं करनी, फिर भी मुझे पैसे मिलेंगे जबकि एक प्राइवेट ग्रुप है। प्राइवेट ग्रुप को उतने ज्यादा पैसे नहीं मिलते और दूसरी बात ये भी है कि इनके पास कोई हीलर नहीं है। वैसे अब तभी उनके सामने कुछ अजीब सी चीजें दिखती हैं। वो तुरंत ही वहाँ लाइट जब जलाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये स्पाइडर वेब है। इसका मतलब वो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं जहाँ पर कोई स्पाइडर बीस्ट है। अब इसी तरह से वो बहुत ही जल्दी आगे बढ़ना शुरू करते हैं और कहानी थोड़ी फास्ट होती है। अंत में हम देखते हैं कि जब वो उस गुफा के कोने में पहुंच जाते हैं
तो उन्हें वहाँ पर बहुत सारे क्रिस्टल मिलते हैं। ये मनक क्रिस्टल से जिनके अंदर बहुत ही एनर्जी होती है। कि उसके साथियों को देखते हैं। अभी गोंग तो बाहर आकर बैठ गया था क्योंकि वो जानता था कि अभी उन्हें कुछ देर यही इंतजार करना होगा। उसके साथी उससे पूछने लगते हैं कि आखिर हम उन दोनों को वहाँ छोड़ के क्यों आए। वो दोनों इतने ताकतवर नहीं है कि वो उस मॉन्स्टर से लड़ सकें, और अगर वो मारे गए तो हमारा इसमें क्या फायदा, क्योंकि हमने गुफा का रास्ता तो बंद कर दिया। गोंग कहता है कि अभी तुम्हें मुझसे बहुत कुछ सीखना है। वो समझता है कि वो दोनों ही बहुत ही कम लेवल पर हैं। पहली चीज, अगर वो वहाँ बंद है और हमने जब पत्थर गिराया कि वो स्पाइडर जागेगा और वो उन पर हमला करेगा, ये पक्का है कि वो दोनों से हरा नहीं सकते। इसका मतलब वो स्पाइडर इन दोनों को खा लेगा और अब पेट भर जाने के बाद वो फिर से सो जाएगा, तो हम अंदर जाकर क्रिस्टल ले सकते हैं। इस पर वो सीधा कहने लगता है कि लेकिन उसके लिए हमें फिर से उन पत्थरों को हटाना होगा और उस चीज में तो फिर से वो स्पाइडर जाग जाएगा। पर इस पर गोंग कहता है कि ऐसा नहीं है, मैंने वहाँ दूसरा रास्ता देखा है जो ऊपर की तरफ से आता है, हम वहाँ के थ्रू जाकर उन क्रिस्टल को ले सकते हैं। ये सुनकर वॉरियर शॉक था। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हम वापस से उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ जिनवू और जिनहाओ अभी उस स्पाइडर के सामने थे। अभी जिनहाओ समझ गया था कि जिनवू उसकी बात नहीं मानने वाला, वो स्पाइडर से लड़ेगा, लेकिन फिर भी वो एक दोस्त की तरह उसे समझा रहा था कि देखो हम दोनों मिलकर भी इसे नहीं हरा सकते क्योंकि ये सी रैंक का बीस्ट है, इसे हरा पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, हमें लेवल बी का एक हंटर चाहिए और यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं था। इस वजह से अभी जिनवू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था फिर वो क्या करे। लेकिन जिनवू उसके अपोजिट ये सोच रहा था कि उसने पहले भी एक डी रैंक वाले को हराया है, इस वजह से अगर वो थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लगाकर लड़ता है तो शायद वो एक रैंक सी के बीस्ट को भी हरा सकता है। अभी वो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट था, इसलिए वो तुरंत ही स्माइल करते हुए आगे बढ़ जाता है उस स्पाइडर पर हमला करने के लिए। जिनवू तुरंत ही उस पर अटैक करता है, लेकिन इसके बाद सीन चेंज हो जाता है। हमें अब एक ओल्ड मैन जिसका नाम गन ही है उसे दिखाया जाता है। वो अभी बहुत ही ज्यादा थक चुका था क्योंकि वो बहुत टाइम से इंटरव्यूज और मीटिंग अटेंड कर रहा है। वो अपनी गाड़ी में आकर बैठता है तो उसका यंग ड्राइवर उससे कहता है कि रिलैक्स फील करने के लिए हम एक स्पेयरिंग मैच कर सकते हैं, मतलब ये ट्रेनिंग की तरह होता है। जिस पर गन ही खुश हो जाता है और कहता है कि बिल्कुल, और इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। एक बार फिर से सीन चेंज होता है। हम जिनवू को देखते हैं जो कि अभी बहुत ही स्पीड के साथ उस स्पाइडर पर हमला कर रहा था। वैसे तो जिनवू को पता है कि ये स्पाइडर सिर्फ सी रैंक का है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इसकी बॉडी हार्डनिंग बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। जिनवू की जो ब्लैक सॉर्ड थी, यानी कि वो नाइफ को किसी तरह से उस स्पाइडर को हर्ट नहीं कर रही थी। जिनवू कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन उसके ऊपर अटैक का ज्यादा कोई असर नहीं हो रहा था। लेकिन वो जो स्पाइडर है उसके जो पैर हैं उनकी वजह से वहाँ जमीन में होल्स होते जा रहे थे। जिनवू समझ जाता है कि अगर वो एक बार भी उसके पैर से टच हो गया तो पॉइजन भी फैलेगा, साथ ही साथ उसकी बॉडी तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जिनवू अब और देखते हुए लड़ रहा था। वैसे दूसरी तरफ अभी जिनहाओ जो कि बस जिनवू को देख रहा था, वो बहुत ही ज्यादा हैरान था। उसकी सोच पहले से बदल चुकी थी। वो पहले सोच रहा था कि जिनवू एक रैंक ई का हंटर है, इस वजह से वो उस बीस्ट को हरा नहीं सकता। वो बस ऐसा लड़ रहा है जिससे कि कुछ देर बाद जब वो मरे तो उससे ये गिल्टी ना रहे कि वो बिना लड़े मारा गया। लेकिन अब उसका सोचना बिल्कुल अलग हो चुका था क्योंकि वो सोच रहा था कि कहीं जिनवू एक फॉल्स हंटर तो नहीं। असल में फॉल्स हंटर उन लोगों को कहा जाता है जो कि अपनी रैंक को छुपाते हैं। जिनवू के अलावा ऐसे और भी कई सारे होल्स हंटर हैं जो कि अपनी रैंक ई फिर इतनी ही रखते हैं जिससे कि लोगों को पता ना चले कि उनकी असली रैंक कितनी है। ये लोग साइकोपैथ होते हैं क्योंकि ये अपनी ही टीममेट्स को मारते हैं। अब यही सब सोचने की वजह से जिनहाओ अभी बहुत ही ज्यादा हैरान लग रहा था और उसे थोड़ा थोड़ा अजीब फील हो रहा था। यहाँ जिनवू अभी बहुत ही स्पीड से मूव तो कर रहा था, लेकिन वो स्पाइडर बीस्ट इतना ज्यादा बड़ा है कि जिनवू को उसे डोज करने में भी बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। जिनवू देखता है उसकी जो पॉइंट्स हैं वो धीरे धीरे कम हो गए। ये पॉइंट्स असल में ये बताते हैं कि जिनवू के पास अभी कितनी एनर्जी बची हुई है। जिनवू समझ गया था कि वो थक रहा है और बहुत ही जल्द वो फिर आगे भी नहीं बढ़ पाएगा, इससे उसकी स्पीड भी कम हो सकती है। इस वजह से जिनवू फैसला करता है कि वो जितनी ज्यादा हो सके उतनी पावर के साथ एक ही अटैक में उसे खत्म करेगा। जिनवू तुरंत ही अब आगे बढ़ रहा था, लेकिन इतने में ही वो स्पाइडर बीस्ट अपने मुंह से एसिड थ्रो करता है। जिनवू किसी तरह से उस एसिड को तो डोज कर लेता है। वो देखता है कि ये एसिड बहुत ही ज्यादा खतरनाक है क्योंकि ये पत्थरों को गला रहा है। जिनवू तुरंत ही वहाँ से हट गया था। ये सब देखते हुए अभी जिनहाओ कुछ ज्यादा ही हैरान था। वो सोच रहा था कि क्या जिनवू सच में स्पाइडर के मूव्स को पहले से नोटिस कर पा रहा है क्योंकि ये मूव्स बहुत ही ज्यादा फास्ट थे। यहाँ जिनवू अपने ब्लैक ड्रैगर यानी कि ब्लैक सोर्ड को निकालते हुए तुरंत ही उस स्पाइडर बीस्ट के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ता है। वो देखता है कि जब वो उसके सिर पर अटैक कर रहा था तो डैगर से कोई असर नहीं हुआ था, लेकिन जिनवू हार नहीं मानता। वो तुरंत ही स्पीड के साथ बराबर सेम अटैक करता है। अब एक बार फिर से सीन चेंज होता है और हम जिनवू के पास आ जाते हैं। यहाँ
यहाँ अभी गोंग और उसके साथ यही सोच रहे थे कि आखिर ये स्पाइडर बीस्ट जो कि असल में इस डेंजन का बॉस है वो इतनी आसानी से कैसे मर गया। पर फिर वो सोचते हैं कि जब ये रैंक ई और एक रैंक डी का मामूली सा हंटर इस बॉस को खत्म कर सकता है तो इसका मतलब यही है कि ये स्पाइडर बीस्ट बहुत ही कमजोर होगा। वो मेन बात करता है, वो कहता है कि हम तुम्हें इसलिए छोड़ के गए थे कि जिससे कि तुम लोग मारे जाओ, पर अब तुम लोग जिंदा बच चुके हो, इसका मतलब अब हम लोगों को ही खत्म करना होगा। वैसे वो सिंपल स्केल को खत्म करना चाहते थे, इस वजह से वो जिनहाओ से कहते हैं कि वो खुद को बचा सकता है अगर वो जिनवू को मार दे और उनके साथ ज्वाइन हो जाए तो वो लोग जिनहाओ को छोड़ देंगे। बस इसके लिए उसे अपने आर्मर भी उन्हें देना होगा। अब जिनहाओ समझ रहा था कि ये बस उनकी चाल है, ये ऐसा नहीं छोड़ने वाले, लेकिन वो सोचता है कि इस तरह से वो खुद को बचा सकता है, क्या पता ये लोग सच बोल रहे हो। वो तुरंत जिनवू के सामने आ जाता है लड़ने के लिए, लेकिन फिर अचानक से उसका मूड बदल जाता है और वो पलटते हुए जिनवू को प्रोटेक्ट करने जैसा पोज बना लेता है। ये देखकर जिनवू शॉक हो जाता है और सामने वो लोग भी शॉक थे। और वैसे जिनवू यहाँ पर लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार था, पर तभी अचानक से उसकी स्क्रीन पर एक टास्क आता है। जिनवू जैसे उस टास्क की तरफ देखता है तो जिनवू थोड़ा सा हैरान था, लेकिन इस चीज में उसका ध्यान भटक चुका था, जिस वजह से गोंग का एक साथी अपने मैजिक स्पेल की मदद से जिनवू के ऊपर हमला कर देता है। इस अटैक की वजह से जिनवू बहुत ही तेजी से जाकर वहाँ दूर फेंक गया था। यहाँ से सीन चेंज होता है और हम जिनवू की सिस्टर जिनहा को देखते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि अभी वो अपने दोस्त से मिलने के लिए आई थी, उनके बीच में कई सारी बातें होती हैं, लेकिन मेन बात तो ये थी कि अभी वो अपनी जिस दोस्त से मिलने के लिए आई थी वो असल में उसी हंटर ग्रुप के अंदर है, जिस हंटर ग्रुप में चा मतलब वो बी रैंक की लड़की भी है। वो बताती है कि जब वो एक डंजन क्लियर करने के लिए गए थे तब वहाँ के मॉन्स्टर इतने स्ट्रॉन्ग थे कि उस लड़की के सारे टीममेट उसे नहीं मार पा रहे थे, लेकिन फिर चा वहाँ पर आई और उसने उन सभी को बहुत ही आसानी से हरा दिया। और अब खबर आ रही है उसे जल्द ही उस गिल्ड यानी कि उनकी टीम का लीडर बना दिया जाएगा। वैसे वो लड़की यहाँ चा को बिल्कुल पसंद नहीं करती। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हम वापस से जिनवू के पास आते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि जब जिनवू को वो अटैक लगा तो जिनवू इतनी बुरी तरह से इंजर्ड हो गया था कि वो अभी हील नहीं कर पा रहा था, यहाँ तक कि उसकी आंखें भी नहीं खुल रही थी। सभी लोग समझ जाते हैं कि अब वो मारा जा चुका है, मगर इस तरफ हम जिनवू को देखते हैं। जिनवू अभी उनकी बातें सुन रहा था। गोंग और उसके साथी अभी जोर जोर से हंस रहे थे। जिनवू सोचता है कि ये शायद उसका अंत है, लेकिन अचानक से उसके सामने एक और विंडो ओपन होती है जिसमें बताया गया था कि उसे इन 6 के 6 लोगों को खत्म करना है, क्योंकि ये उसे खत्म करना चाहते हैं। जिनवू समझ गया था कि ये जो सिस्टम पावर है ये बस उसे स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती है। जिनवू भी उसका कहा मानता है। वो तुरंत ही खड़ा हो जाता है। ये देखकर गोंग और बाकी सभी हैरान थे कि आखिर इतने खतरनाक अटैक के बाद भी जिनवू कैसे बच गया। वैसे इसके बाद गोंग का एक साथी जिनवू के पास आता है और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहने लगता है कि देखो तुम बहुत ही बुरी सिचुएशन में फंस गए हो, इससे तुम जिंदा तो नहीं बच सकते, मगर मैं पूछना चाहूंगा कि आखिर तुम क्या करोगे, क्या तुम हमसे माफी मांगोगे। साथ ही साथ वो यहाँ पर जिनवू के कमजोर होने का भी मजाक उड़ा रहा था। जिनवू कोई जवाब नहीं दे रहा था, इस वजह से वो बाजू में खड़ा लड़का और मजाक उड़ाते हुए कोई बात कहता है, लेकिन अचानक से उसकी आवाज रुक जाती है। हम देखते हैं कि जिनवू ने अपनी ब्लैक डैगर की मदद से उसकी गर्दन को काट दिया था। वो लड़का वहीं पर मारा जाता है। ये देखकर गोंग और उसके सभी साथी बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुके थे। यहाँ पर सबसे ज्यादा हैरान अभी गोंग लग रहा था। हम देखते हैं कि जिनवू के सामने एक स्क्रीन आती है जिस पर लिखा हुआ था कि जिनवू ने फाइनली एक को खत्म कर दिया है, अब उसे 5 को और खत्म करना है। जिनवू सोचता है कि इस सिस्टम की बात मानते हुए उसे पहली बार किसी की जान नहीं लेनी है। जिनवू को गोंग अपनी असली पावर को एक्टिवेट करता है जो कि बॉडी हार्डनिंग है। उसकी बॉडी इतनी ज्यादा हार्ड हो चुकी थी कि जिनवू के ड्रैगर से उससे कुछ नहीं हो रहा था, पर जिनवू अपने ड्रैगर का यूज नहीं कर रहा था। वो तुरंत ही स्पीड के साथ जाकर गोंग के चेहरे को पकड़ता है और उसे जमीन में मार देता है। गोंग हैरान था कि वो जिनवू के सामने कुछ नहीं कर सकता। वो तुरंत ही माफी मांगने के लिए आता है। वो कहने लगता है कि उसे माफ कर दे और उसके बदले गोंग अभी तक सभी डेंजन के कमाए हुए सारे पैसे जिनवू को दे देगा। जिनवू मन में सोचता है कि अभी अभी इसने मुझे मारने की इतनी सारी कोशिश की और अब ये मुझसे माफी मांग रहा है। जिनवू किसी भी कीमत पर उसे माफ नहीं करने वाला था। जिनवू तुरंत ही उस पर हमला कर उसे खत्म करता है और अचानक से वो बिल्डिंग गिरने लगती है, क्योंकि डेंजन बॉस बहुत ही पहले मारा जा चुका है। क्या पता वो बिल्डिंग अभी तक टिकी क्यों हुई थी। अब जैसे ही डेंजन क्लियर होता है वो लोग वहाँ से बाहर आ जाते हैं। यहाँ बाहर आने के बाद जो लड़की उनका स्वागत करती है वो वहाँ रिसेप्शनिस्ट थी, जिससे कि डेंजन के खुलने की या बंद होने से की इन्फॉर्मेशन बड़े लोगों यानी कि हंटर एसोसिएशन को देनी पड़ती है। यहाँ पर वो देखती है कि अभी सिर्फ 2 लोग उस डेंजन से बाहर आए हुए हैं और वो दोनों उस टीम यानी कि 8 लोगों की टीम में सबसे कमजोर थे। वैसे तभी वो जिनहाओ उस आर्मर को देखती है जो कि असल में अभी तक सबसे लेटेस्ट यानी कि जो लेटेस्ट आर्मर यहाँ आया है सबसे स्ट्रॉन्ग माना जाता है। वो समझ जाती है कि जिनहाओ एक बहुत ही ज्यादा रिच आदमी का बेटा है। वैसे यहाँ जिनहाओ अभी जिनवू को थैंक यू कह रहा था, क्योंकि जिनवू ने उसकी जान बचाई, वरना वो इस डेंजन में मारा जाता। अब तभी बारिश होने लगती है। जिनवू सोचता है
कि अच्छा है उसने अपनी बहन को अम्ब्रेला दे दिया। अब एपिसोड की आखिर में सीन चेंज होता है और हमें बिल्डिंग के अंदर एक आदमी को देखते हैं जो कि बहुत ही पावरफुल लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि वो किसी से लड़ने के लिए पूरा तैयार है। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हम हंटर एसोसिएशन के चीफ को देखते हैं। वो इस वक्त बैठकर कुछ पुराने हंटर्स की फाइल चेक कर रहा था। तभी उसका एक आदमी वहाँ पर आकर उसे बताता है कि एक डंजन के अंदर से रिपोर्ट आई है कि वहाँ सारे वॉरियर्स मार दिए गए, 2 वॉरियर्स सिर्फ बचे हुए हैं। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि वो दोनों वॉरियर्स उन 8 वॉरियर्स में सबसे कमजोर थे। यहाँ पर वो लोग अभी जिन्वू की केस की बात कर रहे थे। वैसे वो आदमी ये भी बताता है कि वो जो बच कर आया है उनमें से एक रैंक टी का वॉरियर है जिसका नाम जिन हाओ है और वो एक बहुत ही रिच फैमिली में से बिलोंग करता है। उसके पास सबसे अपग्रेडेड वर्जन का आर्मर है। इस पर चीफ कहने लगता है कि हाँ ये पॉसिबल है, शायद वो लोग किसी तरह से उस डंजन के अंदर से भागकर आ गए होंगे। अक्सर कमजोर लोग के हंटर्स यही करते हैं, लेकिन वो आदमी बताता है कि ऐसा नहीं है, उन दोनों ने मिलकर उसे डंजन के बॉस को मारा है। ये सुनकर अब चीफ को थोड़ा सा डाउट होता है। वो कहता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, शायद वो बॉस कमजोर होगा। वैसे जब वो आदमी वो उस दूसरे आदमी का नाम बताता है जो कि डंजन से बचकर आया है तो चीफ शॉक हो जाता है। वो यहाँ पर जिन्वू का नाम ले रहा था। चीफ तो तुरंत ही याद आता है कि वो उससे मिल चुका है। तब उसे डाउट था कि शायद जिन्वू ने अवेकनिंग कर ली है, लेकिन अभी तक उन्हें इस चीज का कोई प्रूफ नहीं मिला था। इस चीज पर वो थोड़ा सा सीरियस हो जाता है और कहता है कि इस पूरी चीज की थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करो और जो कुछ भी पता चले वो मुझे आकर बताओ। अब जब वो वहाँ से चले जाते हैं तभी चीफ का एक फाइल के अंदर से देखता है कि उस डंजन में जो लोग गए थे उनमें से गोंग नाम का मेंबर्स भी था जो कि उनकी टीम का लीडर था और गोंग असल में गोंग सन नाम के एक हंटर का भाई है। गोंग सन बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। चीफ सोच रहा था कि जब अपने भाई की डेथ की खबर गोंग सन सुनेगा तो आखिर वो किस तरह से रिएक्ट करेगा। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हम जिन्वू के घर पर आ जाते हैं जहाँ पर जिन्वू अभी अभी घर पहुंचा था। उस मिशन के बाद वो अपने साथ बहुत सी चीजें लाया था, लेकिन अक्सर वो ऐसी खाने की महंगी चीजें घर पर नहीं लाता। इस वजह से उसकी बहन जिन्हा अभी थोड़ी सी हैरान थी। वैसे उसे पता था कि जिन्वू एक डंजन के अंदर गया था, लेकिन यहाँ वो देखते है कि जिन्वू को बिल्कुल भी कोई चोट नहीं लगी है। अब पहले तो वो जिन्वू का वेलकम करती है और उसके बाद जब वो खाना खा रहे थे तभी वो जिन्वू से पूछते है कि शायद इस बार तुम्हारे जो टीममेट्स थे वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहे होंगे, तभी तुम्हें बिल्कुल भी चोट नहीं लगी। जिन्वू उस पर कुछ नहीं कह रहा था क्योंकि जैसा कि जिन्हा ने उससे टीममेट्स की बात की थी तो इससे यहाँ पर गोंग और बाकी सारे लोग याद आ रहे थे। वो सोचता है कि उसकी लड़ाई किसी मॉन्स्टर या किसी बीस्ट से नहीं हुई बल्कि खुद ह्यूमन से उसने कई सारे ह्यूमंस को मार दिया, जो कि एक तरह से गलत है। लेकिन फिर दूसरी बार में उसे समझ में आता है कि गलत नहीं, उसने सही किया और अगर आगे भी स्ट्रॉन्ग बनने के लिए साथ ही साथ उसके साथ अगर कोई कुछ बुरा करेगा और इसके लिए उसे किसी की जान लेनी पड़े तो वो उसके लिए तैयार था। उसने अभी अपनी बियर की कैन खोली थी और बियर उसके पैर पर गिर गई थी। वो बिल्कुल सोच में डूबा हुआ था, इस वजह से उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। पर जिन्हा उसे जगाते हुए कहती है कि तुम क्या सोच रहे हो? जिन्वू कहता है कुछ नहीं, मैं बस वहाँ दुकान पर कुछ छुट्टे पैसे भूले आया हूँ। और जब वो बियर पीता है तो अचानक से उसके सामने स्क्रीन का एक मैसेज अपीयर होता है जिसमें सिस्टम उसे बता रहा था कि बियर उसने पी है उसमें अल्कोहल है जिसे सिस्टम ने अपने आप ही डिटॉक्सिफाई कर दिया है। अब जिन्वू तुरंत ही वहाँ जाने लगता है। वो कहता है कि बाकी खाना तुम खा लेना, मुझे अब नहीं खाना। अब कमरे में आने के बाद वो अपने सिस्टम को चेक करते हुए देख रहा था कि आखिर उसे कौन कौन सी स्किल ऐसी मिली है जिनके बारे में उसे नहीं पता। असल में अभी तक वो कुछ टास्क पूरे कर चुका है जिनके अंदर से उसे जो रिवॉर्ड मिले हैं उसने उन्हें देखा भी नहीं। उसे जानने को मिलता है कि उसके एक रिवॉर्ड से उससे बियर या फिर अल्कोहल पीने के बाद उससे जो टॉक्सिक चीजें मिलती हैं वो नहीं मिलेगी, मतलब उसकी बॉडी अपने आप ही उन टॉक्सिक चीजों को हटा देगी। ये देखकर जिन्वू हैरान था। वो और बियर पीकर देखता है लेकिन उससे उसे कुछ नहीं होता। तभी वहाँ पर जिन्हा आती है। वो बताती है कि कोई तुम्हारा दोस्त तुमसे मिलने के लिए आया है। वो अपना नाम जिनहाओ बता रहा था। जिन्वू पहले सोचता है कि आखिर वो यहाँ पर क्यों आया होगा, लेकिन इसके बाद वो मिलने के लिए चला जाता है। अब जब वो दोनों कैफे में मिलते हैं तो यहाँ पर जिनहाओ अभी जिन्वू से माफी मांग रहा था। वो कह रहा था कि मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें अचानक से बुला लिया। जिन्वू कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि हम फिर से मिलेंगे। यहाँ जिन्हू पूछ रहा था कि तुम आखिर यहाँ क्यों आए हो, जिस पर जिनहाओ कहता है कि मैं बस तुमसे कुछ बात करना चाहता था। जिन्वू को लगता था कि शायद वही गोंग के बारे में कुछ बात करेगा। इस वजह से जिन्वू कहता है कि देखो वहाँ पर हमें जो मैजिक क्रिस्टल मिले थे वो तुम सारे रख सकते हो, बस उसके बाद तुम ये गोंग वाली बात किसी को भी नहीं बताओगे। अब इस पर जिनहाओ कहने लगता है कि चिंता मत करो, वो
वो बस तुमने सेल्फ डिफेंस में किया था और वैसे भी मैं वो किसी को नहीं बताने वाला। अब जिनवू पूछता है तो फिर आकर तुम यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए क्यों आए। इस पर जिनहाओ कहने लगता है कि मुझे तुम्हारे साथ एक टीम बनानी है आगे आने वाले डंजन के लिए। जिनवू तुरंत ही उठकर जाने लगता है, लेकिन तभी जिनहाओ कहता है कि मैं ऐसा सिर्फ गिल्ड मास्टर बनने के लिए कह रहा हूँ। ये बात जिनवू को थोड़ी सी अलग लगती है। पहले वो मना इसलिए कर रहा था क्योंकि जिनहाओ एक रिच फैमिली से है, इसका मतलब वो पैसे देकर किसी बड़े हंटर को भी अपॉइंट कर सकता है। लेकिन अब गिल्ड मास्टर बनने वाली बात निकलती है तो वो पूछता है कि आखिर मैं ही क्यों। इस पर जिनहाओ कहने लगता है, देखो गिल्ड मास्टर बनने के लिए सबसे जरूरी चीज है कि पहले हमें एक रिटन टेस्ट देना होता है और उसके बाद हमें कम से कम 20 डंजन में रेड करनी पड़ती है। ये जो भी हमें क्लियर किया ये हमारे पहले डंजन था, अभी मेरा 19 डंजन और क्लियर करने हैं। साथ ही मेरा जो रिटन टेस्ट होगा उसकी चिंता मुझे नहीं गया क्योंकि मैं ज्यादा पढ़ाई कर उसमें अच्छे मार्क्स आराम से ला सकता हूँ। लेकिन मुझे डर उन 19 टेस्ट का है क्योंकि वो मैं अकेले क्लियर नहीं कर सकता। लेकिन अभी बात यहाँ पर पूरी तरह से क्लियर नहीं होती। जिनवू कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे फादर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में है जो कि डंजन्स में मिलने वाले क्रिस्टल से ब्लूएबल आइटम्स बनाते हैं और उन्हें सेल करते हैं। इस पर जिनहाओ कहता है कि हाँ तुम सही जानते हो। वैसे इन डंजन्स के अंदर जो क्रिस्टल लाने होते हैं अगर कोई हंटर उन्हें लाता है और फिर वो उन्हें सेल करता है तो ये बड़े महंगे पड़ते हैं। इससे अच्छा बाकी सारी कंपनियां इसी हंटर को अपॉइंट करवा कर उसके थ्रू वो क्रिस्टल मंगवाए जिससे वो सारे क्रिस्टल अपनी कंपनी के होते हैं और कंपनी उस हंटर को कुछ पैसे दे देती है। ये ज्यादा सूटेबल रहता है। इस वजह से अभी जिनहाओ के फादर एक हंटर को बुलाने वाले थे जो कि एस रैंक का है। एस रैंक का हंटर सबसे बेस्ट होता है इस काम के लिए। लेकिन जिनहाओ यहाँ पर बताता है कि उसे वो गिल्ड का मास्टर बनाते और उसका असिस्टेंट जिनहाओ का बड़ा भाई बनता। लेकिन वो जो गिल्ड मास्टर बनने वाला एस रैंक का हंटर था उसने अचानक से रिटायरमेंट ले ली। ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है और अगर इस सिचुएशन में वो लोग किसी दूसरे एस रैंक को ज्वाइन नहीं कर सकते तो बाकी सारे एस रैंक के हंटर किसी दूसरे गिल्ड के साथ ज्वाइन है और अगर कोई एक एस रैंक का हंटर इनकी मदद करता है तो उसका जो बाकी गिल्ड है वो उसका दुश्मन बन जाएगा। इससे आगे चलकर इन्हें भी प्रॉब्लम हो सकती है। इस वजह से अभी ऐसा नहीं कर रहे हैं। वो जिस हंटर को अप्रोच करने वाले थे वो पहले ही गिल्ड में ज्वाइन नहीं था, इस वजह से उसने हाँ कर दी थी। लेकिन अब रिटायरमेंट के बाद वो ज्वाइन नहीं कर सकता यहाँ। जिनवू कहता है कि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 7 ही ऐसे एस रैंक के हंटर्स हैं। इस पर जिनहाओ हाँ करता है, लेकिन वो 7 ही जिनहाओ की फैमिली के किसी काम के नहीं थे। जिनहाओ चाहता था कि वो खुद को एक एस रैंक का हंटर बनाए क्योंकि उसका जो बड़ा भाई है वो इतना ताकतवर नहीं है। उसके फादर भी ये मानते हैं कि जिनहाओ ऐसा कर सकता है, लेकिन वो कहता है कि जिनहाओ की कभी भी किसी कमजोर वॉरियर यानी कि किसी कमजोर हंटर के साथ ऐसा नहीं कर पाएगा। उसे किसी अच्छे हंटर जो कि एक्सपीरियंस हो उसके साथ रहना होगा और डंजन क्लियर करने होंगे। इससे वो खुद को स्ट्रॉन्ग बना सकता है। अभी जिनहाओ ज्यादा किसी को नहीं जानता, लेकिन जब वो जिनवू को मिला तो उसकी ये चीज लगी कि वो जिनवू के साथ रहकर बहुत सारी चीजें सीख सकता है। इस वजह से अभी वो जिनवू से मिलने आया है और उसके हिसाब से जिनवू लगभग रैंक बी का एक हंटर है। साथ ही यहाँ पर जिनहाओ अब एक लिस्ट दिखाता है जिसके मतलब ये था कि वो जिनहाओ को ये सब चीजें देगा अगर जिनवू उसे ज्वाइन कर लेता है। तो जिनवू जानता था कि उसकी रैंक बढ़ रही है, वो रैंक बढ़ाकर इससे कहीं ज्यादा कमा सकता है, इसलिए उसे किसी के लिए कुछ काम करने की जरूरत नहीं। वो तुरंत ही मना कर वहाँ से जाने लगता है। जिनहाओ कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बात किसी को नहीं बताऊंगा, पर प्लीज मेरी मदद करो। लेकिन जिनवू उसकी तरफ बहुत ही गुस्से में देखता है जिस वजह से जिनहाओ डर गया था। अब जिनवू वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम गोंग के भाई गोंग सन को देखते हैं। अभी वो अपनी सेक्रेटरी यानी कि असिस्टेंट से जिनवू और जिनहाओ के बारे में डिटेल्स मंगवाता है। उसकी असिस्टेंट जिसका नाम ब्लैक है वो उसे वो सारी डिटेल ला कर देती है। यहाँ पर अभी गोंग सन उससे पूछ रहा था कि इस कंट्री में अगर हम किसी हंटर को मार देते हैं तो फिर गवर्नमेंट क्या करती है। ये सुनकर उसकी असिस्टेंट ब्लैक शॉक थी। वो कहती है कि इसके बाद गवर्नमेंट इस पर काम करती है। अगर सच में किसी हंटर ने ऐसा जानबूझ के किया है इसकी बहुत बड़ी सजा मिलती है। अब यहाँ पर अचानक से गोंग सन अपने आने वाले शेड्यूल के बारे में पूछने लगता है। ब्लैक बताती है कि आने वाले समय में वो बिजी है, उसके पास बिल्कुल टाइम नहीं। अभी गोंग सन को थोड़ा सा टाइम चाहिए था जिससे कि वो जिनवू और जिनहाओ को खत्म कर सके। वो कहता है कि मुझे टाइम मैनेज करना है जल्द से जल्द। ये जितना भी काम है इन्हें जल्द से जल्द फिनिश करने की कोशिश करो या फिर जो काम आगे टाला जा सकता है उसे आगे के लिए टाल दो। उसकी असिस्टेंट ब्लैक यहाँ पर हाँ करती है। अब गोंग सन देखता है कि जिनवू असल में एक रैंक ई का हंटर है और जिनहाओ रैंक डी का। वो सोच रहा था कि ये दोनों बहुत ही कमजोर है, काश ये जिंदा रहे जब तक मैं उनसे मिलता हूँ क्योंकि इनसे बदला मेरे को खुद को लेना है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि जिनवू मॉर्निंग वॉक के लिए यहाँ आया हुआ था जहाँ वो अपने डेली टास्क को पूरा कर रहा था। यहाँ जिना भी आई हुई थी, आज पहली बार उसके साथ जॉगिंग करने के लिए। वो दोनों दौड़ रहे थे। जिनवू को लगता है कि शायद वो थोड़ा पतला होना चाहती है, इस वजह से यहाँ पर आई है। अभी जिनवू अपनी बहन यानी कि जिन्हा से पूछता है कि अगर तुम्हें कोई 30 बिलियंस दे यानी कि उस वर्ल्ड की करेंसी दे तो तुम क्या करोगी। तो इस पर जिन्हा कहती है कि मैं पहले तो अपनी मदर का इलाज करूंगी
करूंगी, उसके बाद कॉलेज की फीस भरूंगी और बाकी पैसे बचाऊंगी जो कि मुझे आगे काम आएंगे। जिनवू सोचता है कि हाँ ये एक अच्छा डिसीजन है। वैसे इसके बाद जिनवू अपनी स्पीड बढ़ा देता है क्योंकि उसे जल्द से जल्द डेली टास्क पूरे करने थे। यहाँ जिन हाथ देख कर हैरान थी कि उसका भाई इतना तेज दौड़ सकता है, मगर फिर वो सोचते है कि शायद हंटर के पास ये एबिलिटी होती होगी। पर फिर वो सोच रही थी कि जिनवू तो सच में बहुत ही कम रैंक पर है, लेकिन फिर भी वो इतनी तेज कैसे दौड़ पा रहा है। तो आखिर हाई रैंक के हंटर्स कैसे होते होंगे। अभी जिनवू जब दौड़ रहा था तो धीरे धीरे उसकी डेली टास्क पूरे हो रहे थे, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसकी जो डेली टास्क उसकी गिनती बढ़ जाती है। मतलब जैसे कि अगर उसे 100 पुशअप करने थे और वो 101 पुशअप का करता है तो वहाँ पर 101 काउंट हो रहे थे। जिनवू ये देखकर हैरान था। वो सोचता है कि मतलब मैं और ज्यादा कर सकता हूँ, क्या पता इससे मुझे और रिवॉर्ड मिले। जिनवू ऐसा ही करता है, उसके जितने भी टास्क थे वो उन्हें डबल कर सकता है, जिस वजह से उसने सीक्रेट टास्क अनलॉक कर लिया था, जिसकी वजह से उसे कई सारे रिवॉर्ड मिलते हैं। यहाँ पर उसे खास रिवॉर्ड भी मिलता है, जिसके दौरान उसे 3 रिवॉर्ड में से एक चुनना था। वहाँ पर तीसरा ऑप्शन एक मिस्टीरियस बॉक्स था, इस वजह से जिनवू उसे चूज करता है। इस बॉक्स के अंदर से एक बॉल निकल कर आती है जो कि की में ट्रांसफर हो गई थी। असल में चाबी एक डेंजन की चाबी है जो कि एस रैंक का डेंजन है। जिनवू ये देखकर हैरान था। उसे जानने को मिलता है कि इस डेंजन को क्लियर करने का रिवॉर्ड एक एलिक्सर ऑफ लाइफ है जो कि किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है। जिनवू ये देखकर बहुत ज्यादा खुश था। उसे तुरंत ही अपनी मदर की याद आती है। वो उस डेंजन में जाने से पहले अपनी मदर के पास जाता है और उनसे मिलकर फिर वो उस डेंजन के गेट के पास आता है। वो उसे ओपन करते हुए सोच रहा था कि ये एक एस रैंक का डेंजन है, यहाँ पर मुझे जितने भी बीस्ट मिलेंगे वो शायद एस रैंक के ही होंगे। इसका मतलब मैं उन बीस्ट से लड़ने वाला हूँ जिनसे एस रैंक के हंटर्स लड़ते हैं। अब डेंजन के अंदर आने के बाद उसकी मुलाकात होती है एक 3 हेड बीस्ट से। ये बीस्ट बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। इसका मतलब जिनवू को तब पता चलता है जब वो अपने डार्क ड्रैकर की मदद से उस पर हमला करता है, और इतने पावरफुल हमले के बाद भी उस बीस्ट की बॉडी को हल्की सी खरोच भी नहीं आई थी। जिनवू फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसके ये अटैक कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। जिनवू समझ गया था कि सच में बीस्ट एक असली एस रैंक बीस्ट कहलाने के लायक है। जिनवू उससे बहुत देर तक फाइट करता है, जिसके बाद वो बीस्ट भी यहाँ जिनवू पर हमला कर रहा था। उसके एक ही अटैक के बाद जिनवू वहाँ से बहुत तेज दूर फेंक जाता है और उसकी एचपी भी बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है। जिनवू समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। वो तुरंत ही फिर से हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन अब उस मॉन्स्टर ने यहाँ पर अपनी एक स्किल अनलॉक करते हुए उसे एक्टिवेट कर लिया था। इस स्किल के दौरान अब वो 3 मिनट तक बिना डैमेज के जिनवू पर हमला कर सकता है, और जिनवू जितना भी अटैक करेगा उससे कोई भी चोट नहीं लगेगी, ना ही कोई दर्द महसूस होगा। ये जिनवू के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा हो सकता है। जिनवू जैसे ही अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो वो बीस्ट उसे फिर से वहाँ से दूर फेंक देता है। इस चीज में जिनवू की फिर से एचपी नीचे की तरफ गिर गई थी और जिनवू वो तुरंत ही अपने डेली टास्क के थ्रू जीती हुई फुल रिकवरी स्पेल यूज करनी पड़ती है। इस वजह से उसने रिकवर कर लिया था। वो फिर से आगे बढ़ता है, लेकिन इस बार भी उस बीस्ट को नहीं रोक पाता। वो एक बार फिर से पीछे आ गया था, जहाँ सिस्टम से उसे पता चलता है कि इस बीस्ट ने अपनी स्पेशल स्किल अनलॉक कर ली है, जिसका मतलब अब 3 मिनट तक उसे किसी भी तरह की चोट या दर्द नहीं होगा। जिनवू समझ गया था कि इस पर अटैक करने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन जिनवू फिर से अटैक करने के लिए जाता है, जिस दौरान वो बीस्ट उस पर हमला कर उसे वहाँ से दूर फेंक देता है। जिनवू अब एक जगह पर छुप गया था क्योंकि उसे पता था कि इस बीस्ट की स्किल सिर्फ 3 मिनट तक काम करेगी। जिनवू को बस 3 मिनट तक उससे सामने नहीं आना था। जिनवू देखता है कि उसकी एचपी बहुत ही कम हो चुकी है, इसका मतलब वो जल्दी मारा जा सकता है। वो तुरंत ही अपने पास वो पिछली बार का जो टेलीपोर्टेशन स्टोन है उसे निकाल लेता है, उसका यूज करने का सोचता है, पर इतने में उस बीस्ट ने उसे देख लिया था। वो हमला कर उस स्टोन को जिनवू से दूर कर देता है। अब जिनवू के पास वो स्टोन नहीं था। जिनवू फिर से वहाँ से भागते हुए छुपता है, लेकिन इतने में उसे एक और अटैक लग जाता है। अब जिनवू उससे छुप तो गया था, पर उसकी एचपी बिल्कुल कम हो चुकी थी। जिनवू अपने इन्वेंटरी में देखता है कि उसके पास 3 बोतल्स हैं जो कि उसकी एचपी 100 कर सकती हैं। साथ ही उसके पास एक स्नेक वेनम पॉइजन है जो कि वो यूज कर सकता है, लेकिन उसका रिवॉर्ड नहीं था। लेकिन उसका रिवॉर्ड नहीं पता। वो जैसे ही उसका यूज करता है तो उसे पता चलता है कि अब उसके ऊपर 20% कम फिजिकल डैमेज होगा। अभी वो बीस्ट फिर से जिनवू को देख लेता है। उनकी फाइट शुरू होने वाली थी, लेकिन इतने में उस बीस्ट को वो स्किल यानी कि 3 मिनट का टाइम पूरा हो जाता है। जिनवू तुरंत ही उसके वीक पॉइंट पर हमला करते हुए उसे खत्म कर देता है। जिनवू के लिए ये एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा डरावना था, क्योंकि उसकी एचपी बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर थी। हल्का सा एक और अटैक और जिनवू वहीं मारा जाता। अब उसे इस बीस्ट को हराने की वजह से कुछ रिवॉर्ड मिलती है, जैसे कि एक चाबी जो कि असल में एक डीमन डेंजन की है। वैसे वो डीमन कासल लिखा हुआ था, तो जिनवू उस डीमन कासल में जा सकता है इस चाबी के थ्रू। उसे एक और चीज मिलती है जिससे उसे पता चलता है कि लाइफ ऑफ एलिक्सर उसे इतनी आसानी से नहीं मिलने वाला। उसे इसके लिए 3 तरह की चीजें चाहिए होगी जो कि उसे डीमन कासल के अंदर मिलेगी। जिनवू अभी इस डेंजन को आगे क्लियर नहीं करता, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो आगे बढ़ा तो वो मारा जाएगा। अब वो वापस
से बाहर की तरफ आने लगता है खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड होता है।